कि हमारी जनरेशन को ऐसा सब कुछ होते हुए, परिवार होते हुए भी ये वॉइड सा क्यों लग रहा है? उनका झगड़ना हमने देखा, उनका गुस्सा करना हमने देखा, उनका प्यार करना देखा, माँ के लिए सब कुछ करके आखिरी में खाना खाते हुए देखा, अकेले बंद कमरे में माँ का रोते हुए देखा, पापा का गुस्से में दरवाजा पटक के बाहर जाते हुए देखा। यू आर लिविंग विद अ लिटिल इमोशनली अनअवेलेबल फादर, तो आपको वो एक वॉइड फील होता रहा कि मुझे घर में वैलिडेशन नहीं मिला इतना। मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। मेरे पेरेंट्स को लगता है मेरी शादी नहीं होगी, मैं छोटी हूँ, मैं थोड़ी सी सांवली हूँ, मेरा कॉम्प्लेक्शन जिसे कहते हैं हम डार्क है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी भी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा कमाती नहीं हूँ, और मुझे कभी मेरे फादर ने गोदी नहीं लिया, सिर्फ मेरे भाई को गोदी में उठाया, और कभी उन्होंने प्यार नहीं किया, कभी जताया नहीं कि वो मुझसे प्यार करते हैं। आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट अ पर्सन बट मुझे ब्लॉक कर दिया है, मुझसे बात नहीं कर रहा है। आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट अ पर्सन, आई वॉज इन रिलेशनशिप बट अब उसकी शादी कहीं और हो रही है। आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट अ पर्सन जो मना कर रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा, बट मुझे पता है अंदर ही अंदर चाहता है, बट बोल के कमिटमेंट नहीं दे रहा। आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट दैट पर्सन। एवरी डिसीजन इज बाय हिम और बाय हर, तो दैट इज अ रेड फ्लैग कि आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, एंड स्पेशली आपके इमोशंस को मैनिपुलेट कर रहा है। आप जब बोलते भी हो ना कि नहीं मैं करके दिखाऊंगी और देख लेना, देन दैट पर्सन लाइक मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे बिना कुछ नहीं करवाएगी, लिखवा ले। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये चीज़ समझिए कि आप ये चीज़ शादी से पहले नहीं करेंगे तो आपकी नाव डूबेगी, 100% डूबेगी। बाद में अब वो इतना खर्चा करता है तो हमने पूछा क्यों नहीं पहले? पूछा क्यों नहीं? एग्जैक्टली। हेलो जी, क्या हाल चाल है आपके? पता है हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जिस पर हमारी ज़्यादातर खुशी, सुकून सब कुछ डिपेंड करता है? दैट्स नॉट डिग्री, दैट्स मे बी नॉट मनी टू एन एक्सटेंट, पर हमारी लाइफ के रिश्ते। एंड सैडली नोबडी एवर टॉट अस कि उन रिश्तों को कैसे निभाना है, उन रिश्तों में सुकून कैसे ढूंढना है, और उसको स्टेबल बना के बाकी लाइफ में ग्रो कैसे करना है। बट टुडे वी हैव समबडी जो इसके बारे में बात करते हैं, और हमें बहुत सारे ऐसे जो हमारे सवाल जिसके कभी हमें आंसर ही नहीं मिले, वो हमें आज मिलेंगे इस पॉडकास्ट से। सो आई वेलकम डॉक्टर आद्या कुमार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिलेशनशिप कोच। वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। जब मैंने सोचा था ना कि हम रिश्तों के बारे में बात करेंगे, तो मेरे को एक्चुअली लग रहा था कि इस पॉडकास्ट से काफ़ी सारी मेरी ऑडियंस की हेल्प होगी, क्योंकि वो मैं एक्चुअली देख पाती हूँ लोगों में कि एक जो वॉइड हमारी जनरेशन में आ गया है ना कभी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगता है, जबकि हमारी जनरेशन ऐसी जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, दे हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, दे हैव एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तब भी हमें वो एक वॉइड सा लगता है। तो आप जो एक रिलेशनशिप वाले एरिया में ही केटर कर रहे हो, वही ऑडियंस से मिलते हो, तो मैं आपसे सबसे पहले ही जानना चाहूँगी कि हमारी जनरेशन को ऐसा सब कुछ होते हुए, परिवार होते हुए भी ये वॉइड सा क्यों लग रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये एक्चुअली बहुत रेलिवेंट है आज के लिए। एंड आई स्टार्ट विद द ब्यूटिफुल थिंग विच यू हैव सेड इन स्टार्टिंग कि रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और मेरा भी सेम मानना है नेहा कि अगर लाइफ में रिश्ते हैं तो आप बहुत धनी इंसान हो इस दुनिया के, अगर रिश्ते नहीं है तो इस दुनिया के सबसे गरीब इंसान हो, क्योंकि आप पैसा कमा लेते हो, गाड़ी बना लेते हो, घर बना लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन जब घर लौट के आते हो तो कौन है आपके पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई बिलीव रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें नर्चर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स की तरह होते हैं। एंड आई बिलीव कि एक नई परिभाषा में अगर इसको समझें तो एक ऐसी अलमारी है जो सबके पास है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ उथल पुथल है। तो किसी की सही तरीके से लगी हुई है, किसी की बिगड़ी हुई है, किसी की आधी सही है, आधी बिगड़ी हुई है। तो वो हिसाब है रिश्तों का। आज की जनरेशन जो नहीं समझ पा रही है उसका मे बी रीज़न ये है कि वो समझना नहीं चाहती, बिकॉज उसने उलझे हुए रिश्ते देखे हैं, उसने रिश्तों में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ देखा है, उसने रिश्तों में पिछड़ते हुए देखा है, मतलब पिछड़ते हुए देखा है अपने पेरेंट्स को या अपनी मदर को। तो उनको वो लैंग्वेज, या आप मोर ओवर यू कैन से कि उन्हें वो डेफिनेशन नहीं पता रिश्तों की। तो वो कहीं ना कहीं, एंड मोर ओवर कि आजकल का जो फास्ट लाइफ हमारे पास आ गया है, डेटिंग ऐप्स आ गई हैं, इतना कुछ हो गया, ऑप्शंस आ गए हैं, तो वो रिश्तों को उतनी वैल्यू नहीं दे पा रहे जितना वो एक्चुअली डिजर्व करते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो रिश्तों से बहुत भाग रहे हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि रिश्ते मतलब बाउंडेशन, एंड दे वांट फ्रीडम एंड कॉम्प्रोमाइजेस। तो उन्हें अपनी फ्रीडम चाहिए, करियर बनाना है, उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इसलिए शायद वो रिश्तों को समझ रहे हैं, बट समझ रहे हैं, दिखाते नहीं है, या वो कोशिश नहीं कर रहे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये ना मैंने बहुत रिसेंटली रियलाइज़ करा, क्योंकि जब तक हमारी शादी नहीं होती तब तक तो हम ठीक है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, एक लाइफ चल रही है, तो हमारा ज़्यादातर फोकस क्या रहता है हमारे करियर पे, हमें वो अचीवमेंट करने हैं।
एक साल जब मैंने वो शादी के बाद वाला मोमेंट जिया ना, तो मुझे अभी जब मैं अभी एक साल बाद रिफ्लेक्ट कर रही थी अपनी लर्निंग्स पे, तो मेरे को लगा कि मैंने वैसे तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लर्निंग्स मेरी बहुत सारी रही हैं पर्सनल लाइफ में, बट नोबडी एक्चुअली केयर्स फॉर द लर्निंग्स, या आपने नए तरीके से रिश्ते निभाना सीखा, उसको कोई बाहर लाइफ में वैल्यू करता भी नहीं है। अब आपने कोई डिग्री हासिल करी तो एवरीबडी विल कंग्रेचुलेट यू, आपने एक सर्टिफिकेशन लिया पीपल विल कंग्रेचुलेट यू, पर आपने अच्छे से रिश्तों को समझना सीखा, आपने नया नया रिश्तों में कम्युनिकेट करना सीखा, उसको कोई बड़ी बात समझता ही नहीं है। सो मे बी इट्स अ सोसाइटी ऑल्सो जिसने ऐसा माइंडसेट बना दिया कि वो आपको रिवॉर्ड ही नहीं करती है अगर आप रिश्तों में बहुत अच्छा करें, तो ये कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे पास शायद ऑप्शन ही नहीं होगा। और ये आता है हमारा, हमने जो अपनी मदर को देखा है कि वो सेल्फलेसली उन्होंने सब चीज़ें करी हैं। तो मेरा इससे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने एज बच्चे या सब ने जो अपने पेरेंट्स के बीच में एक रिश्ता देखा है, जो उनकी ट्यूनिंग देखी है, ऑल्सो जो हमारा पेरेंट्स का हमारे साथ रिश्ता था, जिस तरह से हमें प्यार मिला उनसे, जो भी उनकी भाषा थी उसमें, क्या वो बहुत हद तक डिफाइन करता है कि हमारी लव लाइफ अब आगे कैसी होगी? 100%, 100%। हमारे लिए जो रोल मॉडल होता है सबसे पहले रिलेशनशिप का, प्यार का, रिश्तों का, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि उन्हीं को देख के हम बड़े होते हैं। तो उनका झगड़ना हमने देखा, उनका गुस्सा करना हमने देखा, उनका प्यार करना देखा, माँ के लिए सब कुछ करके आखिरी में खाना खाते हुए देखा, अकेले बंद कमरे में माँ का रोते हुए देखा, पापा का गुस्से में दरवाज़ा पटक के बाहर जाते हुए देखा। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है दिस इज़ दी नॉर्मल लाइफ, बिकॉज हर किसी की लाइफ में हर किसी के रिश्तों का नॉर्मल अलग अलग है। तो मेरे रिश्तों का नॉर्मल कुछ अलग है, आपके रिश्तों का कुछ नॉर्मल अलग है। तो जो भी हम देखते हैं अपनी फैमिली में, तो वो हमारे लिए लव की डेफिनेशन बन जाती है। अगर हम इसको इस तरीके से लें कि हमारा जो प्यार का लेंस है, उसका जो कलर इफेक्ट है, दैट इज़ फ्रॉम द पेरेंट्स के लव रिलेशनशिप से या उनके रिलेशनशिप से। तो एक बच्चे के माइंड पे बहुत मैटर करता है, और जब तक वो अपनी अडल्ट लाइफ में आता है, वो कहीं ना कहीं वैसे ही रिश्ते अट्रैक्ट करता है जैसे उसने अपनी फैमिली में देखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि अगर मैं अपनी लव डेफिनेशन की बात करूँ या पार्टनर डेफिनेशन की बात करूँ, सो आई हैव अ आइडल रोल मॉडल स्टोरी, दैट इज़ माई पेरेंट्स, बिकॉज आई हैव सीन माई पेरेंट्स। सो मैंने सुना कि अच्छा, जब पापा ने स्टोरीज बताई, मम्मा ने बताई, तो उन्होंने बताया कि प्यार में थे दोनों, कॉलेज साथ में किया, और पापा ने प्रपोज किया, दादू ने मना कर दिया, नानू ने मना कर दिया। जब उन्होंने मना कर दिया तो अगेन माई फादर टुक अ स्टैंड कि ठीक है, मैं, बिकॉज आई एम नो बडी टुडे, बट मैं कुछ करके दिखाऊंगा। इट टुक हिम लाइक 5 years, उनको 5 साल लगे। वो वापस दादू के पास गए, वापस नानू के पास गए, वापस से मेरी मम्मा का हाथ मांगा, और मेरी मम्मा ने तब तक वेट किया। तो मैं वो स्टोरी सुन के बड़ी हुई हूँ। देखा क्या मैंने, ये तो सुना सुनाया स्टोरी था जो पास्ट में हुआ। देखा क्या, उनकी डेली लाइफ, डेली रूटीन में कितना झगड़ा है या एंगर है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, थोड़ी सी नोक झोंक है, लेकिन मनाना है, फिर पापा कुछ जाके किचन में मम्मा के लिए बना रहे हैं, ये सब देखा मैंने। सो आई हैव सीन कि ओके, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ऐसा होता है। सो समहाउ आई मैनिफेस्टेड माई पार्टनर कि जब मुझे मिलेगा तो वो ऐसा होगा, वो मेरे लिए ऐसा करेगा, मेरे लिए स्टैंड लेगा, मेरे लिए वेट करेगा, मेरे लिए मेरे पापा से लड़ेगा, एंड समहाउ आई मैनिफेस्टेड द सेम पर्सन। तो ये होता है। सिमिलरली अगर कोई नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखता है तो वो उसके लिए वो फैमिलियर हो जाता है, वो नॉर्मल लाइफ है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं या तो वो वही अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये नॉर्मल है, कि रिलेशनशिप का मतलब गुस्सा तो होगा ना, झगड़ा तो होगा ना, बर्तन तो पटके जाएंगे ना, ये उसके लिए नॉर्मल है। या तो ये होता है, या वो इतना ऑपोजिट भागने की कोशिश करता है तो भी वो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो इन चीज़ों से भागना चाह रहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो अब ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली जो हमारी रोल मॉडल होते हैं, या हम ये कह सकते हैं जो हमारा रिलेशनशिप का ब्लूप्रिंट है, वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, दैट इज़ फॉर श्योर। बट कई बार ऐसा होता है कि अब लोगों को समझ में आ गया कि ये चैलेंज था, बट अब इसे ठीक कैसे किया जाए। मुझे समझ में आ गया कि ये मुझे नहीं चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, जब अगेन अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, मुझे ये तो समझ में आ गया कि ओके, मेरी लव स्टोरी ऐसी हो सकती है, मेरा पार्टनर ऐसा हो सकता है, या रिश्तों की डेफिनेशन ये हो सकती है जो मैंने देखी है। बट स्टिल देयर वर सो मेनी थिंग्स जो मुझे नहीं चाहिए थी अपने रिलेशनशिप में। आई वॉज वेरी क्लियर विद दैट, क्योंकि कुछ तो ऐसा मैंने देखा था जो मुझे नहीं पसंद आया, या मैं नहीं चाहती थी मेरे पार्टनर में हो, या मैं नहीं चाहती थी कि जैसा मेरी मदर ने किया वैसा मैं अपने रिलेशनशिप में करूं। सो व्हेन आई बिकेम अवेयर ऑफ दैट, देन आई वर्कड ऑन मी कॉन्शियसली।
तो अगर आपको ये लगता है कि ये तो समझ में आ गया कि बचपन से हमारा रिश्तों का असर पड़ता है हमारे अडल्टहुड पे भी और आने वाले फ्यूचर पार्टनर पे भी, अब जब समझ आ जाए तो आपको उसकी अवेयरनेस लाके उस पर काम करना है, वो बहुत ज़रूरी है। इंटरनल अवेयरनेस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हो कि माता पार्वती ने भगवान शिव को मान लिया था अपना आइडल, और जब उन्हें आइडल माना तो अपने पेरेंट्स का कंफर्ट जोन छोड़ के वो माउंटेन्स पे चली गई तपस्या करने के लिए कि मुझे उन्हें पाना है, बिकॉज शी वॉज वेरी क्लियर कि यही मेरे आराध्य हैं और इन्हीं से मेरी शादी होगी, यही मेरी ज़िंदगी में आएंगे, क्योंकि ये वो इंसान है जिसके साथ मैं स्पिरिचुअली और इमोशनली ग्रो करूँगी। दैट वॉज वेरी क्लियर। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स आए उसमें, वो क्या था, उनके पेरेंट्स ने मना किया क्योंकि वो शिवजी जी के आउटलुक से हैप्पी नहीं थे। कैसा इंसान है, वैरागी जीवन जीता है, क्या पहनते हैं कुछ नहीं पता, आज यहाँ है तो कल वहाँ है, तो दे वर नॉट हैप्पी। बट माता पार्वती वॉज वेरी क्लियर कि मुझे यही चाहिए, बिकॉज ही इज़ द आइडल पर्सन फॉर मी और मुझे इन्हीं के साथ ग्रो करना है। तो कई बार आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स अलग हो सकते हैं, बट जब आप अवेयर हो जाते हो तो आप इंटरनल पे काम करके फिर आप राइट पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हो। हाउ ब्यूटीफुली यू सेड इट ऑल। और जब आप ये बात कर रहे थे तो मैं समझ रही थी कि जैसे कुछ लोगों को तो अपनी फैमिली से डिराइव हो गया, उन्होंने ब्यूटीफुल कपल देखा, अपने पेरेंट्स को देखा, लवी डवी कपल ऑल अराउंड, पर किसी ने नहीं देखा, उन्होंने वही देखा कि एक पैट्रियार्की पूरा चल रहा है और उनकी मम्मा अपने गोल्स पे सेक्रीफाइस कर रही हैं, या वो जो डेली लव जेस्चर्स उन्होंने इतने नहीं देखे, मिस आउट किया। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मेरी लव लाइफ कैसी होगी, या दीदी मैं आइडल पार्टनर कैसे देखूं, अरेंज मैरिज के लिए कैसे देखूं। और मैं समझ रही होती हूँ क्योंकि उन्होंने वो देखा ही नहीं ना चीज़, तो उनको पता नहीं है कि हाउ डज इट फील टू बी इन अ हेल्दी रिलेशनशिप। तो अगर कोई ऐसा है तो ऑफ कोर्स वी कांट सिट बैक एंड कीप ऑन कंप्लेनिंग टू आवर पेरेंट्स एंड ब्लेमिंग आवर पेरेंट्स कि आपकी वजह से आज मेरी लव लाइफ का ये हाल है। ये हम नहीं कर सकते हैं। Right. तो जब हमें समझ आ गया तो हमें समझ आता है कि ओके, मेरे पेरेंट्स ने आपस में कैसे अपने रिश्ते निभाए और मुझे कैसे ट्रीट करा, दैट मेड मी हु आई एम टुडे। बट व्हाट नेक्स्ट नाउ, अब मैं क्या करूँ उसमें, हाउ कैन आई रीपेरेंट माई सेल्फ अगर मैंने नहीं देखा आसपास प्यार। या लेट्स से वो एक चीज़ होती है कि इफ़ you are living with a little emotionally unavailable father, तो आपको वो एक void feel होता रहा कि मुझे घर में validation नहीं मिला इतना। और ये चीज़ एक चीज़ मुझे बहुत मैंने फील करी ग्रोइंग अप कि मुझे ऐसा लगता था कि आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ टू समबडी, लाइक कॉन्स्टेंटली मेरे इतने नंबर आए हैं तो अब शायद मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश होंगे। एंड ऑन कैमरा कि ऐसा नहीं है कि दे डोंट लव मी, दे डू, पर वो बच्चे को नहीं समझ आता ना। पेरेंट्स तारीफ इसलिए नहीं करते हैं कि बच्चा ज़्यादा सर पे चढ़ जाएगा, पर बच्चे को जिसकी लव लैंग्वेज है ही कि मुझे तारीफ चाहिए, उसको नहीं मिल रही है। सो आई वॉज कॉन्स्टेंटली सीकिंग वैलिडेशन आउटसाइड। एज अ रिजल्ट आई स्टार्टेड हैविंग अ लॉट ऑफ सेल्फ वर्थ इशूज़, वो मुझे होने लग गए। तो उसकी वजह से हमें घर में नहीं मिल रहा वैलिडेशन, तो क्या हम बाहर ढूंढेंगे वैलिडेशन को, विच लीड अस फ्रॉम वन रॉन्ग रिलेशनशिप टू अनदर टू गेट ओवर रॉन्ग। वही चले जा रहा है, वो सीक्वेंस चले जा रहा है पैटर्न। अब अगर कोई इसमें फंस गया है या वो सोच रहा है मैं हूँ यहाँ, क्या करे अब वो बच्चा? ये बहुत खूबसूरत सवाल है, और ये बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग एक्चुअली। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी recently I got one of the counseling and I was talking to a girl, right, and she was like, when she was talking तो उसने 2 घंटे 2.5 घंटे she was literally crying and talking about the parents and herself and her boyfriend, her relationship, everything. What I understood is कि पूरी बात, पूरी कॉन्वर्सेशन में सिर्फ क्या था, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, मेरे पेरेंट्स को लगता है मेरी शादी नहीं होगी, मैं छोटी हूँ, मैं थोड़ी सी सांवली हूँ, मेरा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, मेरा कॉम्प्लेक्शन जिसे कहते हैं हम डार्क है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी भी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा कमाती नहीं हूँ, और मुझे कभी मेरे फादर ने गोदी नहीं लिया, सिर्फ मेरे भाई को गोदी में उठाया, और कभी उन्होंने प्यार नहीं किया, कभी जताया नहीं कि वो मुझसे प्यार करते हैं। नाउ कट टू शॉर्ट, अब मेरे रिलेशनशिप पे आते हैं। तो जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बट 1 महीने रहता है, बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छे से बात करता है, फिर 1 महीने के बाद ब्लॉक कर देता है। आई सेड वाई, कि पता नहीं उसको क्या हो जाता है, लेकिन मुझसे वो बहुत प्यार करता है। फिर वो 1 महीने बाद आता है, फिर वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे से कॉन्वर्सेशन करता है, मिलते हैं, हम बात करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन वो 1-1.5 महीने बाद सेम चीज़ करता है। तो अब
what was my understanding is कि okay what is happening कि वो बचपन से जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारे पेरेंट्स ने हमें प्यार नहीं किया, हमारे पेरेंट्स ने हमें जताया नहीं, कभी कंधे पे हाथ रख के नहीं बोला बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, कभी नहीं किया, जो हर बच्चा सोचता है चाहता है। और उसने रिलेशनशिप की जो वैल्यू देखी, तो अब इसमें क्या हुआ, जो उसने रिलेशनशिप देखा कि इमोशनल अवेलेबल है फादर, अनअवेलेबल हैं, वो नहीं है बात करने के लिए, मदर नहीं है बात करने के लिए, या मदर अपने इमोशंस को सप्रेस कर रही है, तो पहला जब उसने ये देखा तो उसके लिए रिलेशनशिप वो बन गया कि नॉर्मल है, तो आई विल बी इन दिस नॉर्मल। बट उसे समझ नहीं आया कि सेम पार्टनर भी तो अट्रैक्ट कर लिया। फिर अगर उसके फादर अनअवेलेबल थे इमोशनली, तो आज उसने पार्टनर भी ऐसा ही अट्रैक्ट करा जो इमोशनली अनअवेलेबल है। वो हर 1 महीने में 2 हफ्ते में उसको ब्लॉक करके चला जाता है। दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड सेकेंडली व्हेन शी वाज टॉकिंग टू मी, शी वाज कॉन्स्टेंटली क्राइंग। आई जस्ट शेयर्ड, रोई जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है। तो जब खत्म हो गया ना उनका, आई सेड ओनली वन थिंग, क्या कर सकते हैं, पीछे जाके बदल सकते हैं क्या कुछ? आंसर इज नो। तो खुद पे काम करके आगे बढ़े? आंसर इज यस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक चीज़ समझो, माँ बाप को ठीक नहीं कर सकते, कुछ नहीं बदल सकते, जाके क्या कर सकते हैं? माफ़ कर सकते हैं। तो अपने पेरेंट्स को ना दिल से माफ़ कर दो। समझो कि नहीं सिखाया उन्हें किसी ने, उनके साथ भी ऐसे ही जिया है सबने, उन्हें नहीं पता पीठ थपथपाते कैसे हैं। आजकल के बच्चे हक करते हैं, आई लव यू बोलते हैं, मम्मा आई लव यू डैडी, है ना, फ्लाइंग किसेस दे के निकलते हैं घर से। आई हैव अ टॉडलर, आई कैन सी दैट एवरी डे। बट हमारे पेरेंट्स को नहीं आता। मुझे मतलब मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, बट मैंने उन्हें लास्ट हक कब किया था नहीं, या वो ऐसे दोनों बाहें फैला के मेरी तरफ कब आए थे मुझे नहीं याद है। इनफैक्ट शायद नहीं किया। बट वो एक अनटोल्ड लव, एक कनेक्शन, एक रिस्पेक्ट है। सो मेरा सिर्फ यही सजेशन रहता है कि पीछे जाके आप कुछ ठीक नहीं कर सकते, तो जस्ट अपने पेरेंट्स को माफ़ कर दो दिल से कि उन्हें नहीं सिखाया किसी ने। आप कैसे सीखे? आप सीखे वीडियो से, आप सीखे बुक से, आप सीखे वर्कशॉप से, आप सीखे सेमिनार से, आप इतनी चीज़ों से सीखे। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक दिस जनरेशन ऑन अ नेक्स्ट लेवल। आपने अगर सीख के भी अपने पे काम नहीं किया, तो फिर आप बिगेस्ट फेलियर हो। और आप अगर सीख के आगे बढ़े तो आप ठीक है ना, मतलब हर चीज़ का घड़ा माँ बाप ही क्यों उठाए, आप खुद भी उठा लो, आप खुद भी काम कर लो। तो क्योंकि अब आप समझ गए हो, अब आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। नाउ लेट्स कम ऑन द पैटर्न, जो हमारा पैटर्न रिपीट होता है। अब क्योंकि मैंने अपने घर में गुस्सा देखा, झगड़ा देखा, लड़ाई देखी, एक साइलेंट कोल्ड वॉर देखी अपनी फैमिली में, तो कहीं ना कहीं मैं पार्टनर भी ऐसी अट्रैक्ट करी हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो नॉर्मल लाइफ है कि घरों में, रिश्तों में ऐसा होता है। और आपके साथ बार बार ऐसा होता है कि आपको एक पार्टनर मिलता है जो आप पे गुस्सा करता है। अगर आपके फादर कंट्रोलिंग थे तो आपको पार्टनर ऐसा मिलता है जो कंट्रोल करता है। अगर आपके पेरेंट्स में से कोई मैनिपुलेट करता है तो आपको पार्टनर ऐसा मिलता है जो मैनिपुलेट करता है। बाय एनी चांस अगर आपने अपने पेरेंट्स के रिश्ते में डिवोर्स देखा है या चीट देखा है, तो बाय डिफॉल्ट आपको एक ऐसा पर्सन मिलता है, अट्रैक्ट करते हो, जो चीट करता है, राइट? अब ये पैटर्न बन चुका है। अब बहुत लोग आते हैं और इस बात पे पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, मतलब हर बार मैं ही क्यों, हर बार मेरा पार्टनर मुझे चीट करके जाता है, हर बार मेरा पार्टनर मुझे हर्ट करके जाता है, हर बार मुझे जो पार्टनर मिलता है वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? सो सवाल का बहुत सिंपल जवाब है कि चेक करो कि हर सिचुएशन में आप कहाँ हो, कॉमन आप ही हो। अगर आपकी दिक्कत पेरेंट्स के साथ है तो कॉमन आप हो, आपकी दिक्कत पार्टनर के साथ है तो कॉमन आप हो, आपकी दिक्कत अगर फियांसी के साथ है, हस्बैंड के साथ है तो कॉमन आप हो, आपकी दिक्कत अगर मदर इन लॉ के साथ है तो कॉमन आप हो। तो इस दुनिया में किसी भी चीज़ के साथ अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ कॉमन आप हो। आपको क्या समझना है, अगर ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है बहुत सिंपल, यूनिवर्स आपको एक लेसन देने की कोशिश कर रहा है। जब तक वो लेसन नहीं सीखोगे वो पैटर्न रिपीट होते रहेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपने वो पैटर्न समझ लिया, अब आप उसको चेंज करना है कि ओके, अगर मेरा पार्टनर कंट्रोलिंग है, नेक्स्ट जिस भी रिलेशनशिप में मैं आऊँगी, मैं अपने पार्टनर को अपना रिमोट कंट्रोल नहीं देने वाली। मैं अपना चीज़, खुशी की चाबी अपने हाथ में रखूंगी एंड आई विल टेक केयर ऑफ। तो आई विल सेट दैट बाउंड्री। सो नाउ आई एम अवेयर ऑफ दैट। लेकिन जब तक आप वो लेसन नहीं सीखोगे जो यूनिवर्स आपको सिखाने की कोशिश करे, दैट विल एग्जैक्टली दैट विल कीप ऑन हैपनिंग वन आफ्टर अनदर, जब तक आप अपना लेसन नहीं सीख जाते। तो इट्स इम्पॉर्टेंट। इस पे अगर आप कोई कहे कि ये ईजी नहीं है, ये तो बस ऐसे ही कह दिया है, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने बस कह दिया है और ये इजी नहीं है। ऑफ कोर्स इजी नहीं है, इसमें बहुत, मतलब मैंने ये चीज़ करी है। जब मैं ये सुन रही थी, साथ साथ मैं बिल्कुल फ्लैशबैक में जाके रिकॉल कर रही थी, क्योंकि जब मेरा एक पैटर्न बन गया था ना, तो मैंने समझा कि
मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ना, वो आता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इसको एक तो तरीका देखने का होता है विक्टिम, एक मैंने देखा मतलब मैं ही हर बार हर जगह मैं कॉमन हूँ। मैं हर जगह क्या कर रही हूँ, सामने सिर्फ शायद पर्सन बदल रहे हैं, लोग बदलते जा रहे हैं बार बार आके, एक सेम चीज़ हो रही है कि आई एम सीकिंग वैलिडेशन एंड द अदर पर्सन इज नॉट गिविंग मी दैट। तो उसमें जब मैं बात करनी शुरू करी हूँ तो आई यूज टू ओवर शेयर अ लॉट, कि जैसे इनिशियल कन्वर्सेशन मतलब मेरे को लगता था मैं सब बता दूँ और कोई खड़े होकर स्टैंडिंग ओशन भी, वाह वाह तुम क्या बढ़िया काम कर रही हो जीवन में। तो मैंने सोचा कि वाई एम डूइंग दैट, तो मैंने उसको समझा कि ओके आई एम सीकिंग वैलिडेशन। तो मेरी सेल्फ वर्थ डिराइव हो रही है इससे कि हाउ समबडी एल्स इज ट्रीटिंग मी। वहाँ से मुझे पता चला कि ओके सेल्फ लव नाम की चीज़ होती है, कि कोई चीज़ मुझे बाहर से कोई चीज़ में मांगी जा रही है, कोई नहीं दे रहा। टू ऑप्शंस, इधर आई कैन सिट बैक एंड क्राई फॉर इट और आई कैन चूज टू गिव दैट टू माई सेल्फ। तो मैंने वहाँ से ये चीज़ शुरू करी, समझी। और पेरेंट्स को माफ़ करने वाली बात, हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा माफ़, नहीं कर पाएंगे माफ़। मैंने एक्चुअली यही समझा कि उनको नहीं पता था। मतलब nobody taught them. Maybe their parents couldn't love the way they were seeking for. So it's okay. और ये जब मैंने कहा ना, मैं एक दिन मतलब बहुत रोई कि मतलब उनको नहीं पता था यार, उनकी क्या गलती है। दिस वे आई कुड फॉरगिव देम। एंड उस दिन मैंने खुद को फिर फ्री कर लिया। Awesome. तब वो मैं अभी पैटर्न वाली बात बिल्कुल समझ पा रही थी कि ये आप ही को उठ के काम करना पड़ेगा। Nobody is actually coming. Exactly. Very true. जैसे आपने validation बुक्स में, हम जैसे बुक्स में पढ़ते हैं, वीडियो में हमने एक वो नहीं बना होता कि आपने ये अपने कन्वर्सेशन में किसी से देखा होगा कि सबको लगता है कोई और आएगा मुझे बचाने के लिए, मेरा पति आएगा, मेरा बॉयफ्रेंड आएगा, बट एक्चुअली nobody is gonna come. तो अगर कोई अब उस हीलिंग वाले फेज में है, जैसे मुझे, तो मैंने बुक्स पढ़ के समझ लिया या बहुत काम करके खुद के साथ बैठ के, अब हर कोई नहीं समझ पाता उसको एकदम। तो अगर वो भी आपको सुन रहे हैं सीकिंग फॉर द आंसर, वो समझ गए सब, उनके साथ हो रहा है सब, है वो पैटर्न में, व्हाट कैन दे डू फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग इन अ सिक्वेंशियल फॉर्मेट फॉर देयर हीलिंग नाउ। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टूड कि हम कैसे करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जैसे मैंने पहले भी शेयर किया कि वो सेल्फ अवेयर होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको पता चल गया कि अब ये करना है, तो अब आपको वो चीज़ों की लिस्ट बनानी है सबसे पहले कि आपको क्या चीज़ है जो आपका पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। नाउ यू आर अवेयर, नाउ यू हैव टू मूव ऑन टू योर जर्नी। बट बिफोर मूविंग ऑन टू योर जर्नी, आपको पहले खुद को हील करना है। आपको बहुत चीज़ों को पहले माफ़ करना है, खुद को माफ़ करना है, अपने पेरेंट्स को माफ़ करना है, अपने जितने भी रिलेशनशिप चले गए उनको भी प्यार से थैंक यू बोलना है। ओनली देन आप मूव ऑन कर पाओगे अपने रिलेशनशिप में। अब इसमें एक टेक्निक हम जो यूज़ करते हैं स्पेशली इन द रिलेशनशिप पार्ट, वो हम पेरेंट्स के साथ करना हो, फैमिली के साथ करना हो, पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ या फ्रेंड्स के साथ करना हो, तो इसमें बहुत अच्छी टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं और जो हम सबसे शेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड होपोनोपोनो। तो जो होपोनोपोनो प्रेयर है, ये एक बेसिकली इसका जो कोर मंत्रा है, दैट इज़ 4 phrases, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये जो प्रेयर है, ये जो कोर मंत्रा है, जो टेक्निक है, बेसिकली कहते हैं ना होपोनोपोनो हवाइन प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस में मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि इसका जो मतलब है ना, वो खुद को माफ़ करना है, चीज़ें सही करना है। और मुझे ऐसा लगता है, और आई एम श्योर आप भी सेम चीज़ फील करते होंगे, कि जब हम मेंटली पीस में होते हैं ना, जब हम अंदर से ठीक होते हैं, तो फिर पूरी दुनिया ठीक होती है हमारे लिए, और हम दुनिया को ठीक रख सकते हैं। गुस्सा भी कम आता है जिस दिन हम अच्छे मूड में होते हैं। हाँ बिल्कुल। और हम अच्छे मूड में ना, तो मतलब हम तो क्या लुटा दें सबके ऊपर, राइट। तो इंटरनल पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो होपोनोपोनो बेसिकली चीज़ों को सही करना और माफ़ करना। अब ये माफ़ी शुरू कहाँ से होती है? ये माफ़ी सबसे पहले खुद से शुरू होती है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट। सो चीज़ों को ठीक करने के लिए, आपको इंटरनल अवेयरनेस लाने के लिए, आपको पता चल गया ये पैटर्न आपका है। अब आपको करना क्या है? आपको ये जो मंत्राज हैं, इनका रिपीटेटिव चैंटिंग करना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी का मतलब है, अगर मेरे साथ रिपीटेटिव पैटर्न में कुछ हो रहा है या मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो इसका कॉमन चीज़ क्या हो गया? मी, आई एम द ओनली वन पर्सन जो कॉमन है। तो चीज़ें मुझे अंदर से ठीक करनी है, बाहर से रिलेशनशिप अपने आप ठीक हो जाएंगे। सो आई एम सॉरी का मतलब, सबसे पहले मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ दैट वॉट एवर इज हैपनिंग इनसाइड मी एंड आउटसाइड मी। तो मैंने, क्योंकि अगर रिलेशनशिप खराब है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना आप या मैं दूध के धुले हैं, हाँ। हमने कुछ नहीं किया होगा, सब सामने वाले ने किया है ना। तो पूरा ब्लेम का जो घड़ा है हम सामने वाले पे नहीं डाल सकते। तो रिलेशनशिप में जहाँ भी खटास है, चाहे पेरेंट्स के साथ, चाहे स्पाउस के साथ, फियांसी के साथ, हस्बैंड के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो पहले ही समझना है दैट आई एम सॉरी। आई एम सॉरी मतलब आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिचुएशन इनसाइड and outside around. That is important. Then please forgive me. Please forgive me, क्योंकि मैंने इस इमोशंस को अपने अंदर कैरी किया,
मैं इसे लेके चली, बट प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने अपनी बॉडी को, अपने इमोशंस को इतना हर्ट किया और अंदर ये सारी चीज़ें रखी. थैंक यू, आई प्रे ग्रैटिट्यूड कि अब जो कुछ भी मेरे साथ होने वाला है, स्पेशली ग्रैटिट्यूड कि आपने मुझे इस फीलिंग से अवेयर कराया, इस पैटर्न से अवेयर कराया. सो दिल से शुक्रिया उसके लिए, एंड थैंक यू. सो वॉट एवर इज़ कमिंग ऑन माई जर्नी, क्योंकि आई एम ऑन हीलिंग जर्नी नाउ, वॉट एवर इज़ कमिंग ऑन द वे, आई एम हैप्पी, और दिल से थैंक यू. तो इसको करके हम बेसिकली जब भी हम किसी चीज़ के लिए करते हैं, हम इंटेंशन सेट क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम इसे करना शुरू करते हैं. आप इसे 21 डेज़ कीजिए, आप इसे 45 डेज़ कीजिए, आप इसे 10 मिनट्स सुबह कीजिए, 5 मिनट्स रात को कीजिए, जब आपका मन आप करे तब कीजिए, लेकिन पूरी एनर्जी के साथ, पूरी इंटेंशन सेट करके अगर आप इसको रिपीट करते हो, इन 4 मंत्रास को चैंट करते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, देन कुछ टाइम के बाद यू विल रियली अंडरस्टैंड कि मेरा इंटरनल जो पीस है ना वो वापस आ रहा है. मुझे अंदर से सही लग रहा है, बाहर क्या होगा मैं देख लूँगी. मुझे खुद से सही लग रहा है, मुझे पीसफुल लग रहा है, मुझे इमोशनली स्टेबल लग रहा है, मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है. और इस हीलिंग जर्नी में बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप शुरुआत करते हो तो आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है. आपकी आंख से टप 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 आंसू बह रहे होते हैं. तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ये समझ जाइए कि आप एक हीलिंग जर्नी पे हैं और आप सही जा रहे हैं. तो जब आप खुद को माफ़ करते हैं, आप हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि गलत हुआ मेरी वजह से, सही भी होगा मेरी वजह से. जब आप हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, ग्रैटिट्यूड करके, फॉरगिवनेस करके, थैंक यू बोल के आगे बढ़ते हैं, तो फिर चीज़ें ठीक होने के लिए स्टार्ट हो जाती हैं. आई हैव अ फॉलो अप क्वेश्चन है. ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया और मैंने जिन लोगों से ये प्रैक्टिस करवाया उन्होंने भी किया. हाँ. कि जब हम ये प्रेयर कर रहे हैं, सो अ गर्ल केम एंड सेड कि मैं ये अपने रिलेशनशिप के लिए कर रही थी और अब मेरा ब्रेकअप ही हो गया है. तो ये आपने मुझे क्या बता दिया, मेरे साथ तो उल्टा हो रहा है. एंड इट हैपेंड विद अ लॉट मेनी पीपल. जब मैंने भी ये पहली बार सुन के पहली बार प्रैक्टिस करा, आई वॉज डूइंग दिस फॉर अ जॉब, और वो जॉब ही नहीं मिली. वो थोड़े टाइम बाद मुझे पता चला वो जॉब में ही मेरा कभी इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ. सो आई वॉज थिंकिंग, या किसी के साथ भी जब पहली बार ऐसा होता है कि तो उन्हें जैसे कोई भक्ति में आता है पहली बार, या कोई ये प्रैक्टिस शुरू करता है या मेडिटेशन शुरू करता है, दे फील कि मैंने ये करा अच्छे के लिए और हो मेरे साथ उल्टा रहा है इसका. सो वाई डज इट हैपन एंड वाई पीपल फील दिस वे? बिकॉज जब आप जीरो स्टेट में आके यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो, राइट, तो वो सुप्रीम पावर ना आपको हर तरीके के रास्ते दिखाती है. अब हमें क्या समझना है, हम क्या करते हैं, आइदर सरेंडरिंग, हम उस पर जजमेंट देने लगते हैं, या हम उसको जज करने लगते हैं, यूनिवर्स को भी, भगवान को भी, डिवाइन टाइमिंग्स को भी, हर चीज़ को करने लगते हैं. बट हम ये क्यों नहीं समझ रहे कि हमने ठीक करने के लिए किया. आई अंडरस्टूड कि हमने किया बट वो उल्टा हो गया. नाउ इसको अनदर वे में लेके आप ये समझो कि आपको मेंटल पीस चाहिए था, आपको खुद को माफ़ करना था, आपको चीज़ों को ठीक करना था. ये भी तो ठीक का एक एग्जाम्पल हो सकता है कि आपके लिए वो रिलेशनशिप सही था ही नहीं. आपने, कहते हैं ना कि आपके दुनिया से या आपके फ्रेंड सर्कल से कौन से फ्रेंड दूर हो जाते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल से वो दोस्त या वो रिश्ते आपसे दूर चले जाते हैं जिनकी कॉन्वर्सेशन भगवान ने सुनी होती है, आपने नहीं. राइट. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको नहीं पता, आपके सामने सब कुछ अच्छा है, बट यू नेवर नो कि वो आपके लिए अच्छा नहीं है. तो आपको मेंटल पीस चाहिए था ना, अपने खुद को माफ़ करके लाइफ में आगे बढ़ना था. तो क्या पता आप जिस जॉब के लिए कर रहे थे वो जॉब आपके लिए थी ही नहीं. उससे बेटर जॉब, उससे बेटर पोजीशन, उससे बेटर सैलरी और उससे बेटर एक स्टेबिलिटी आपको अलग जॉब में थी. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. मैंने कहा ना, रास्ता कहीं से भी निकलेगा. भगवान बचाएगा मतलब सिर्फ भगवान नहीं बचाएगा, उसका रास्ता कोई भी हो सकता है. तो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे बहुत बहुत बड़ा रीज़न है. तो ये यूनिवर्स का सिग्नल आप समझ सकते हो कि वो आपको ब्लेसिंग दे रहा है कि नाउ एवरीथिंग इज ओके, यू आर ऑल्सो हील्ड नाउ. कि अब जब नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओगे तो पास्ट का कोई ट्रॉमा नहीं रहेगा, पास्ट के कोई गिले शिकवे नहीं रहेंगे, कोई गिल्ट नहीं रहेगा, कोई एंगर नहीं रहेगा. नाउ यू हील्ड योरसेल्फ. अब आप नई रिलेशनशिप के लिए रेडी हो और आप वो नहीं रिपीट करोगे जिससे आपको पिछली बार तकलीफ हुई है. दैट्स इम्पॉर्टेंट. दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर एक्चुअली. बहुत अच्छा, मुझे इससे सेटिस्फाइड लगा, बढ़िया आंसर था. थैंक यू. ओके, तो अब आती हैं, अब मेरे पास ऐसे बहुत सवाल आते हैं कि जब किसी को पता चलता है कि ओके दिस पर्सन टीचेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो अब वो कुछ जादू सिखाएंगे हमें. तो जैसे रिलेशनशिप में स्पेसिफिक लोग पूछते हैं दैट हाउ टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन. वो मुझे ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे को प्यार करता है, पर शायद सिर्फ वो दिखाता नहीं है. ठीक है, और वो हमारा 5 साल का रिलेशनशिप है बस, पर वो मुझे उसमें कमिट नहीं कर रहा है बस शादी के लिए. तो हाउ कैन आई स्टिल मैनिफेस्ट दैट रिलेशनशिप? तो मुझे, आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग मैनिफेस्टेशन को कुछ अलग समझ रहे हैं एंड दे आर जस्ट वांट टू मैनिफेस्ट अ पार्टनर? इस पे आप क्या कहना चाहोगे जो ऐसे सवाल पूछते हैं मुझसे आपसे?
ये क्वेश्चंस मेरे को भी बहुत आ रहे हैं. वी वर डिस्कसिंग द सेम थिंग अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले. एंड आई एम लाइक कि जब भी ये सवाल मेरे पास आता है कि हर तरह का कि आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट अ पर्सन बट मुझे ब्लॉक कर दिया है, मुझसे बात नहीं कर रहा है. आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट अ पर्सन, आई वॉज इन रिलेशनशिप बट अब उसकी शादी कहीं और हो रही है. आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट अ पर्सन जो मना कर रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा, बट मुझे पता है अंदर ही अंदर चाहता है बट बोल के कमिटमेंट नहीं दे रहा. आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट दैट पर्सन. तो ये हर तरह के आते हैं. मेरा पहला सवाल होता है वाई. ऑलवेज कि क्यों चाहिए वो इंसान जिसने ब्लॉक किया हुआ है, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जो आपको हर्ट कर रहा है, आपके इमोशंस की बैंड बजाई हुई है उसने, आपको क्यों चाहिए वो इंसान. सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल वांट दैट. बट व्हाट दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ऐसा नहीं है नहीं कर सकते. पहला कर सकते हो, बट पहला तो वो सामने वाले का भी वो वाइब्रेशंस, वो फ्रीक्वेंसी, सब कुछ चाहिए ना, मैच करना चाहिए ना. अब मेरा तो फेवरेट शाहरुख खान है तो मुझे तो वही चाहिए. तो वो भी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप किस दुनिया के हो, वो किस दुनिया के, आपकी वाइब्रेशंस मैच करते हैं क्या, आपका रेडियो स्टेशन सेम चैनल पे बचता है क्या. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट कहने 1% हम कह लेते हैं, इसको इस तरीके से लेते हैं, 1% हम कह लेते हैं ठीक है आपने अट्रैक्ट कर लिया, आर यू रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल. दैट इज़ वन थिंग कि अट्रैक्ट कर लोगे. मैं कहती हूँ चलो आप लगा लो, कुछ कोई पार्टनर है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत मैच कर रही है, वाइब्रेशंस मैच कर रही हैं, थोड़ा वो आनाकानी कर रहा है, नहीं समझ रहा है, बट आपने करके कर लिया. उसके बाद क्या? अब आपने कुछ चीज़ें देख के अट्रैक्ट तो कर लिया, आपको पता है शादी के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. तो ये जो सारी हरकतें आज हो रही हैं, अगर ये शादी के बाद हुई, फिर कहाँ जाओगे आप, क्या करोगे आप? आपने कभी ये सोचने की कोशिश करी? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, इसको इस पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं कि जब भी आप अट्रैक्शन की बात करते हैं, पार्टनर अट्रैक्ट की बात करते हैं ना, आई ऑलवेज से दिस, आई एम श्योर यू ऑल्सो बिलीव इन द सेम थिंग, कि अट्रैक्ट क्वालिटीज़. यू नो, आप क्वालिटीज़ अट्रैक्ट करो, एक इंसान को अट्रैक्ट मत करो. स्पेशली राहुल को तो बिल्कुल ही मत करो, मतलब डोंट एनी डिफेंड टू राहुल. सो राहुल, जस्ट टेकिंग नेम एज एन एग्जाम्पल. तो यू नो, नो ऑफेंस राहुल. सो आपको राहुल ही क्यों चाहिए, आपको यही क्यों चाहिए, आपको वही क्यों चाहिए. नाउ अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव. आप एक बेकरी में जाते हो, आपको एक पेस्ट्री दिखती है, आपको प्यार आ गया उस पर, आपको वही खानी है, वो बहुत टेम्पटिंग लग रही है देखने से ना, चॉकलेट पेस्ट्री है, बहुत टेम्पटिंग लग रही है, मुझे यही चाहिए. आपने भैया से पूछा कितने की है, आपने ले ली और खा लिया. अब आपको टेम्पटिंग लगी, आपने ले ली, आप उसी पेस्ट्री के पीछे पड़े हो. आप ये नहीं जानते कि जो अंदर के इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी हेल्थ के लिए नुकसान दे सकते हैं. आप ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे. लेकिन आप इस पर्सपेक्टिव को भी नहीं देख रहे कि उसी पेस्ट्री के पीछे एक बहुत बड़ा केक था, प्यारा सा, बट आपकी नज़र नहीं गई क्योंकि आप उस पेस्ट्री पे अटके हुए हो. बट आप ये नहीं समझ रहे कि उस पेस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो आपको अपने लाइफ पार्टनर में नहीं चाहिए. सो वाई टू मैनिफेस्ट दैट पर्सन, वो बहुत ज़रूरी है. और जो आपकी सेल्फ वर्थ नहीं समझ रहा, जो आपके ड्रीम्स को नहीं समझ रहा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू नहीं कर रहा, आपके ड्रीम्स उसको हॉबीज़ लगते हैं, राइट, और जो बहुत इनकन्सिस्टेंट है अपने बिहेवियर में, आपको ऐसा इंसान क्यों चाहिए लाइफ में, ये मेरा सवाल है. तो लेकिन अगर चाहिए तो फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार है ना. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कहते हैं अगेंस्ट द विल आप किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट. बट अगर आपने कर लिया, एक फॉर्मूला आपने लगा लिया और आपका तुरम का सिक्का चल भी गया, कहते हैं कि तुरम का इक्का सिक्का क्या होता है, आई डोंट नो, ठीक है, वो चल भी गया, लेकिन उसके बाद क्या, वो आपको समझने की बहुत ज़रूरत है. क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे पार्टनर्स को ऐसे देखा होगा जिसमें लेट्स से दे वर इन रिलेशनशिप और ज़बरदस्ती करके, मैनिपुलेट करके, एफर्मेशंस करके या मैनिफेस्ट करके अट्रैक्ट भी कर लिया, शादी भी हो गई, लेकिन वो चार्म नहीं है. क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उस पर्सन की विल के अगेंस्ट जाके कर तो लिया, बट अब वो रिलेशनशिप वैसा है नहीं. सिमिलरली विद द पेरेंट्स, जब कई बार फादर रेडी नहीं होते फादर बनने के लिए, कई बार मदर रेडी नहीं है मदर बनने के लिए, आपने उसको इमोशनली बिठा के बात करके कर लिया, देन लाइक हो जाना चाहिए बेबी, आपने इमेजिन कर लिया, विजुलाइज कर लिया, एफर्मेशन कर लिया, मैनिफेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, हो गया, बट हाउ यू ट्रीटिंग योर चाइल्ड, इट्स वेरी डिफरेंट. और जब फादर रेडी नहीं होते ना फादर बनने के लिए, लेकिन मदर प्रेशर कर रही है कि नहीं मुझे मदर बनना है, और अब एज होती जा रही है, अब ये होता जा रहा है, तो वो फिर बाद में जब उसके डिसएग्रीमेंट्स होते हैं ना बेबी होने के बाद, क्योंकि काम अचानक से सर पे आता है, दिमाग खराब हो जाता है, तब फादर बड़े एक दिन पलट के बोलता है कि कहा था ना मैं रेडी नहीं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, फिर क्यों ज़बरदस्ती किया. तो एक किसी की विल के अगेंस्ट आइडली हमें नहीं जाना चाहिए. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आप जा रहे हो तो आपको कॉन्सिक्वेंसेज के लिए रहना चाहिए रेडी, क्योंकि वो होंगे ज़रूर, हर हालत में होंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि सिर्फ पेस्ट्री तक मत रहो, पूरा केक, पूरा बुफे लगा हुआ है आपके लिए. तो इसमें ना सरेंडर और फेथ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इस सारी जर्नी में. चाहे हम
कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, कुछ भी, फेथ एंड सरेंडर इज द मोस्ट 100%. ओके, तो आजकल के रिलेशनशिप में ना हम बहुत ही सुनते हैं रेड फ्लैग है, हम बहुत लेबल कर देते हैं, दिस इज ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फॉरेस्ट, एंड दिस इज रेड फ्लैग. और हमें ये समझ नहीं है कि क्या क्वालिटीज रेड फ्लैग हैं. हमें सिर्फ कोई कुछ, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि व्हेन आई गॉट मैरिड, तो मैं ना थोड़ा लाउड बात करती हूँ ना, और मैं बहुत थोड़ा जल्दी से बार बार क्यों लाइट जा रही है तो मैं इरिटेट हो गई है, इसी क्यों नहीं ठीक चल रहा है, मैं इरिटेट जाती थी. सो पुलकित माई हस्बैंड ऑलवेज यूज टू इंटरप्ट मी इन बिटवीन कि यार ये कोई रिएक्ट करने वाली बात थोड़ी है, लाइट जा रही है, नॉट इन योर हैंड्स. या मैं अगर जोर से बोलता हूँ यार थोड़ा प्यार से बात करो ना, तो अगर आप ये बात है ऐसे किसी और को जेनरिक बाहर बताओ ना, तो लुक ही इज ट्राइंग टू चेंज हर, वो तो है ही, उसका टोन वैसा है. एक बॉलीवुड कपल का जैसे बाहर है तो उसने कह दिया कि वो लिपस्टिक वाइप दैट ऑफ, तो नहीं पसंद होगा ना किसी को लाउड, या कोई जोर से बात करे नहीं पसंद, तो हम इसको भी रेड फ्लैग लेबल कर देते हैं कि दिस इज रेड फ्लैग क्वालिटी, ही इज ट्राइंग टू चेंज हर. तो अगर आप जैसे लोगों से बात कर रहे हो, या आप जो एक्सपर्टीज है आपकी, उसके अकॉर्डिंग व्हाट एज पर यू इज जेनेरिक ह्यूमन फ्लॉ या रेड फ्लैग, तो आपको अगर मे बी 4-5 चीज़ें आपको बतानी हो किसी को, ये रेड फ्लैग ट्रेट ये होते, सो व्हाट विल दैट बी? ओके, सो पहले शुरू करते हैं पुलकित से. ही इज़ अ ग्रीन फ्लैग, राइट? ही इज़ अ ग्रीन फॉरेस्ट. वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज ये जब आप पार्टनर चूज करते हो, जब आप पार्टनर को समझने की कोशिश करते हो, और कई बार आप कहते हैं ना कि हम वी वर शेयरिंग दिस कि कई बार हम लुक्स पे जाते हैं, यू नो, गुड लुक्स, 3 क्वालिटी चाहिए, पैसा, ये क्वालिटी चाहिए, हाइट अच्छी चाहिए, फेयर अच्छा चाहिए, इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं. और बहुत बार जो एक्चुअल क्वालिटीज़ होती है ना, उसे हम अंडररेटेड कर देते हैं. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द क्वालिटी विच यू जस्ट हैव शेयर्ड. सो अगर आपका पार्टनर आपको कामली हैंडल कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है, राइट? किसी भी सिचुएशन को, बिकॉज एक पार्टनर को ऐसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ना किसी भी चीज़ का, चाहे आपका एसी खराब है या घर का कोई चीज़ खत्म हो गया कुछ भी, तो उसमें पैनिक करने की बजाय, ब्लेम गेम करने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय, वो बोल रहा है चिल, हैंडल करते हैं, कुछ तो जुगाड़ निकालते हैं, ठीक है, हो जाएगा. सो एक पार्टनर का ऐसा कामली हर सिचुएशन को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. रीज़न, जब फ्यूचर में झगड़े बड़े होंगे ना, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे शुरुआत है, जब फ्यूचर में झगड़े बड़े होंगे या कोई बड़ा स्ट्रेस आएगा या कोई बड़ी चैलेंज आएगा जब कोई बड़ा, तो अगर एक इंसान एक छोटी सिचुएशन में भी ऐसे रिएक्ट कर रहा है ना, बड़ी सिचुएशन भी वो आराम से हैंडल करेगा, बड़े चैलेंजेस को भी वो बहुत आराम से हैंडल करेगा. सो दैट इज़ वन ऑफ द ग्रीन फ्लैग, राइट? और समझते हैं कि ह्यूमन फ्लॉज और रेड फ्लैग में हम कहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं. सो ये बहुत डीपली समझने की ज़रूरत है छोटी छोटी चीज़ें, बट बहुत डीपली ये समझने की ज़रूरत है कि ह्यूमन फ्लॉज क्या हैं और रेड फ्लैग्स क्या हैं. ह्यूमन फ्लॉज से रिलेशनशिप में तंगी नहीं आती कोई, वो नेचुरल है, वो एक ह्यूमन बिहेवियर है. फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड का या फियोन्सी का या किसी का भी फ्रेंड का, तो बर्थडे वो भूल जाते हैं, नहीं याद रहता. लड़कों के साथ तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है ना, बर्थडे याद रहते हैं ना, एनिवर्सरीज याद रहती है, उन्हें नहीं रहती. दिस इज़ अ ह्यूमन फ्लॉ, नहीं रहती. क्या इस पे काम किया जा सकता है? Yes. और अगर नहीं भी किया गया तो क्या करोगे आप? मतलब क्या करोगे? खून कर दोगे, शिकायत कर दोगे, क्या कर, कुछ नहीं करोगे. दिस इज़ अ ह्यूमन फ्लॉ, ठीक है. वो आपसे बात करते वक्त वो बार बार फ़ोन देखते हैं. आपने जनरली बोल दिया अच्छा ठीक है ना, मुझसे जब हम साथ में होते हैं ना, तो प्लीज़ आप फ़ोन साइड रखो. एंड दैट पर्सन इज कॉन्शियसली मेकिंग एफर्ट कि अच्छा ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग में मैं फ़ोन साइड रखूँगा बिकॉज इनको अच्छा नहीं लगता. ये छोटे छोटे ह्यूमन फ्लॉज हैं, ठीक है, कि वो भूल जाते हैं या ये चीज़ उनको उस तरीके से करनी नहीं आती जैसे हमें चाहिए. प्रॉब्लम क्या है ना, हमें भी अपनी तरीके से सब कुछ चाहिए. हाँ. उनका तरीका हमें समझ में ही नहीं आता है कि क्या मतलब, ग्लास यहाँ तो यहाँ, कप यहाँ तो यहाँ, ये यहाँ तो यहाँ. सो दिस हैपन. तो ह्यूमन फ्लॉज हैं, उससे रिलेशनशिप में कोई तकरार नहीं होती, ज़्यादा झगड़े या उससे रिलेशनशिप ख़राब नहीं होता. टॉक्सिक जो है, या जिसे हम रेड फ्लैग बेसिकली बोलते हैं, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर टॉक्सिक का मतलब है आपको कोई कॉन्स्टेंटली ड्रेन कर रहा है, अगर आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, मेंटली ड्रेन हो रहे हो, और आप फिजिकली वेल बीइंग भी आपका अगर ड्रेन हो रहा है, दैट मीन्स आप एक रेड फ्लैग रिलेशनशिप में हो. अब वो समझने की क्या जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल, वन कैन बी दैट पार्टनर इज मैनिपुलेटिव, वेरी मैनिपुलेटिव. वो अपने हिसाब से चलता है और आपको अपने हिसाब से चलाता है. आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, मम्मा के घर कब जाओगे क्योंकि अब शादी हो गई है, कितनी बार बात करोगे, एवरीथिंग इज
taken care by him. Every decision is by him or by her. तो that is a red flag कि आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, एंड स्पेशली आपके इमोशंस को मैनिपुलेट कर रहा है कि आप अगर कोई चीज़ कहने की भी कोशिश करते हो तो वो आपको यही बोलता है कि तुम ज़्यादा इमोशनल हो, तुम ज़्यादा सोचती हो, या तुम ज़्यादा सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं है. वो आपको समझना है. कंट्रोलिंग नेचर जिसे हम बोल सकते हैं, मैनिपुलेशन भी है, कंट्रोलिंग नेचर भी है, एंड कंट्रोल कैन बी ओवर फाइनेंसेस ऑल्सो. अब ये तो दे दिया कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, दूसरे सिनेरियो में आप घूम सकते हो, बाहर जा सकते हो, मम्मा के पास जब मर्जी जा सकते हो, फ्रेंड्स बना सकते हो, पार्टी कर सकते हो, जो चाहे वो पहन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, फाइनेंसेस मैं देखूंगा. ये भी कंट्रोलिंग है, राइट? सो कंट्रोलिंग नेचर आपको समझने की ज़रूरत है. सेकेंड इज कि आपकी रिस्पेक्ट पे बार बार बात आती है. आपकी, जैसे मैंने शेयर किया कि आपके ड्रीम्स उसको हॉबी लगते हैं कि कुछ नहीं होगा लाइफ में, ये तो 4 दिन है, फिर तुम देखना कुछ नहीं होगा, गिटार बजाना है 4 दिन बाद देखूंगा गिटार कहाँ पड़ा हुआ है. सो वो समझने की ज़रूरत है. आप उनको बता रहे हो कि मुझे अगले 2 साल में कहाँ जाना है, मुझे अगले 3 साल में कहाँ पहुँचना है, एंड दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. और वो समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे. बार बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे एक तीर आके लगता है कि यू नो आप कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हो. और इतना ज़्यादा ये टर्बुलेंस है ना कि यू नो आप जब बोलते भी हो ना कि नहीं मैं करके दिखाऊंगी और देख लेना, देन दैट पर्सन लाइक मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएगी, लिखवा ले. तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज रेड फ्लैग कैन बी बहुत इनकंसिस्टेंट है. मतलब प्यार है तो फिर प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत मैसेजेस हैं, फ्लावर्स हैं, विशेस हैं, रात को मैसेज, सुबह क्या खाया, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, कुछ चाहिए मैं ला के दूँ, सब कुछ है. फिर अचानक से गायब, 3 दिन के लिए गायब, मैं बिजी था, सॉरी, आई वॉज इन मीटिंग, आई वॉज इन कॉन्फ्रेंस, ये कह के गायब है. सिमिलरली गो विद, हम यहाँ दोनों लोगों की बात कर रहे हैं, मेल की और फीमेल. नॉट जेंडर बायस प्लीज. यस, यहाँ दोनों की बात हो रही है. तो वो समझने की ज़रूरत है कि आपको यू नो दैट पर्सन इज लाइक बहुत इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है. एंड रेड फ्लैग कैन बी कि प्रोमिस कर रहा है बट निभा नहीं रहा, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है. और उसके साथ साथ कि आपका जो भी मतलब जो आपके गोल्स हैं लाइफ के, या जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो गोल हैं, उसको ना वो समझने को तैयार है, ना उसका साथ देने को तैयार है, ना वो उसको उतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है. तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये रेड फ्लैग्स है. तो बहुत सारे हैं जिसमें से कुछ ये हैं कि जिनको हम रेड फ्लैग्स बोल सकते हैं. मतलब ऑल इन ऑल आपको खुद को फील होता है कि ये मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, यस, मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, यस, मेरे काम को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है. बहुत लोग मेरे पास आते हैं ऐसे मैसेजेस कि मैं ये करना चाहती हूँ, पर मेरा पार्टनर कहता है कि, या मेरा हस्बैंड कहता है कि अरे ये कहाँ हो पाएगा, ये मतलब तुम देख लेना, तुमने करना भी नहीं है, हो भी नहीं पाएगा तुमसे, 4 दिन बाद तुम भूल भी जाओगे ये सब क्या था. yes. तो ये किसी की बात की वैल्यू ना करना, मैनिपुलेशन, तो मैं खुद इस जगह रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि ये बहुत अगर आप किसी भी तरह के मैनिपुलेटिव रिश्ते में, तो इतनी एनर्जी आपकी ड्रेन कर देता है, इतना सेल्फ डाउट भर देता है कि लेट्स से यहाँ कैमरा लगा है और वो बंदा बोल नहीं कहाँ लगा है कैमरा, लगा है मेरे सामने, नहीं है, करेक्ट, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, ज्यादा दिख रहा है तुमको, एंड देन यू कीप क्वेश्चनिंग योरसेल्फ. तो मेरे पास बहुत मैसेज ऐसे आते हैं. तो इफ यू आर विद समबडी लाइक दिस हु इज मेकिंग यू क्वेश्चन योर डिसीजंस एवरी टाइम, please you need to reconsider yes where you are and what you are doing. Very true. And one can be one can be जो बहुत बड़ा है, that is कि अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप में आप हो जहाँ पे आपको लगता है कि आप ही हो, सामने वाला है ही नहीं, यू आर द वन जो उस रिलेशनशिप को चला रहा है, यू आर द वन जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, यू आर द वन जो उसको मैनेज कर रहा है हर तरीके से, तो यू आर द वन ओनली. और उसके बाद भी एंड ऑफ द डे आपको ब्लेम किया जाता है दैट यू आर नॉट एबल टू हैंडल दिस रिलेशनशिप. तो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो. तो इन सारे साइंस को समझें, लुक इनटू योर रिलेशनशिप, और अगर वहाँ पर ऐसे कुछ साइन दिख रहे हैं तो बाय तो बाय बाय अगर कर सकते हो ऐसा, क्योंकि अगर ऐसे किसी की इसमें शादी हो जाती है तो मैं इतना एक्सट्रीम सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ, बट इफ़ यू आर स्टिल इन अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप तो प्लीज़ गेट योरसेल्फ आउट ऑफ इट. यस, क्योंकि हमें ये, मेरे पास जब मैसेज आता है ना कि हाउ टू मैनिफेस्ट दिस पार्टनर, तो मैं समझती हूँ कि तुम अभी फर्स्ट स्टेप पर अटके हो, मैनिफेस्टेशन पे. इसके बाद जब असली में शादी होगी ना, जब वहाँ जाके रहोगे, तब रियल सिनेरियो सारा समझ आएगा, व्हाट्स हैपनिंग विद मी या व्हाट वाज हैपनिंग विद मी दैट टाइम. तो इस चीज़ को ज़रूर प्लीज समझें. नाउ कम्स टू द पॉइंट कि ये चीज़ मुझे भी बहुत, इसमें मुझे बहुत टाइम लगा इसे समझने में. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज कि जैसे हम आज के टाइम में बहुत इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, ओके, हम सब कुछ खुद कर सकते हैं. तो मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं सब कुछ खुद कर सकती हूँ, आई कैन फाइनेंसेस, इमोशंस, वर्क, सारी चीज़ें मैनेज करना, सेल्फ लव, आई एम इनफ फॉर इट ऑल. पर इवेंचुअली माई हस्बैंड मेड मी रियलाइज दैट
ओके यू कैन डू दिस ऑल अलोन, वेरी गुड, बट लेट मी हेल्प यू आउट विद इट. तो वो मुझे शुरू शुरू में बहुत उसे रेजिस्ट करती थी कि वाई यू ट्राइंग टू हेल्प मी आउट, वाई यू वांट टू कम टू एयरपोर्ट टू पिक मी अप, मैं कैब करके नहीं आ सकती क्या, ऐसे तो मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगी. तो ऐसे करते करते रेजिस्ट करते करते मतलब आई गॉट यूज टू ऑफ इट अ बिट. तो जब हम इंडिपेंडेंट वुमेन होते हैं एंड वी गेट इन टू अ हेल्दी रिलेशनशिप और फिर हम थोड़ा सा डिपेंडेंट होने लग जाते हैं, तो क्या ये वीक होना है रिश्तों में आके? क्या रिश्ते हमें कमज़ोर बनाते हैं कि हम, जैसे अब अगर मैं खुद को देखूँ 1 year ago वर्सेस मी, सो आई हैव बिकम लिटिल सॉफ्टर, calmer, a little dependent. So am I becoming weak in this? रिश्तों में आके हम वीक हो रहे हैं, रिश्ते में वीक बना रहे हैं, हम ज़्यादा ये सब सोच रहे हैं, हम ज़्यादा एम्पैथेटिक हो रही हूँ मैं कि इसको ये बुरा तो नहीं लग गया होगा. Am I thinking way too much? मे बी थिंकिंग वे टू मच, जबकि ऐसा नहीं है. आप वीक नहीं हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, राइट. सी जब हम बात करते हैं ना कि बिकॉज ये जो जर्नी है ना, ये मी से वी पे आती है. अब मी इज़ ऑल कंप्लीट, राइट. सेम विद मी, लाइक आई वॉज इन द सेम बोट कि ठीक है, अच्छी पढ़ाई कर ली, अच्छी जॉब है, सब कुछ है, खुद से प्यार करना मुझे आता है, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी पे भी. और बिकॉज 12th के बाद मैंने खुद से आई डिड एवरीथिंग, यू नो, फॉर मी एवरीथिंग, मतलब खुद से किया, खुद से बिल्ड किया, सब कुछ खुद से किया. तो आई वॉज लाइक कि यार अब ज़रूरत किसकी है, मतलब जब खुद से आप करके यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसके बाद की जर्नी भी आप खुद से कर लोगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है. बट फिर वो एक आता है कि ओके, कहते हैं ना, एक से भले दो, राइट. सो आई हैड दिस थॉट कि ओके, एक से भले दो. एंड समवेयर आई हैड दिस डेफिनेशन ऑफ लव एंड पार्टनरशिप, कहीं तो सबकॉन्शियस माइंड में जो अपने पेरेंट्स से मिला था, कि अगर पार्टनर मिल जाता है तो फिर साथ में कर सकते हैं. बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो यू हैव ऑल्सो शेयर्ड, कि कंप्लीट विद इन योर सेल्फ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर वहाँ तक आप पहुँच गए हो, उसके बाद आपने जर्नी की शुरुआत करी है, तो आप सही पाथ पर हो. अगर आपने उस जर्नी के लिए शुरुआत करी है कि कोई आएगा मुझे और कंप्लीट करेगा, कोई आएगा मुझे खुश करेगा, कोई आएगा मेरे लिए फाइनेंसेस देखेगा, मेरे ऊपर खर्च करेगा, कोई आएगा जो मेरे इमोशंस का ध्यान रखेगा, तो आपको अभी रुक जाना चाहिए. अभी आपको पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, पहले खुद पे काम कीजिए. बट जब आप कंप्लीटिंग, यू नो, यू आर फीलिंग दैट यू आर कंप्लीट विद इन योर सेल्फ, नाउ आप एक से भले दोगे तो मज़ा आएगा, एडवेंचर होगा, शेयरिंग होगी, केयरिंग होगी. दैट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप. सो वो वी से हम, यू नो, मी से वी पे आने की जो जर्नी है वो बहुत खूबसूरत है. बट जब पार्टनर होता है ना, तो हम उसको थोड़ा, यू नो, कहते हैं कि जब हम वी है ना, तो हम थोड़ा थोड़ा अलाउ करते हैं. बिकॉज फिर वो ट्रस्ट कैसे बिल्ट होगा? अगर किसी चीज़ को करने के लिए हम उन्हें नहीं बोलेंगे तो वो ट्रस्ट कैसे बिल्ट होगा? अगर किसी चीज़ में हम उन्हें अलाउ नहीं करेंगे, अपने सपनों में अलाउ नहीं करेंगे आने के लिए, तो फिर ट्रस्ट कैसे बिल्ट होगा? क्योंकि जब हमारी शादी होने वाली होती है तो हम सोचते तो यही है ना कि ओके, मिलके ये करेंगे, मिलके ये बनाएंगे, मिलके घर बनाएंगे, मिलके एक बहुत बड़ा कंपनी बनाएंगे, मिलके एक बहुत बड़ा कोई इंस्टीट्यूट खोलेंगे, कुछ करेंगे, या मिलके साथ चलेंगे, मिलके एंजॉय करेंगे, मिलके वेकेशंस बनाएंगे. तो वो जो मिलके वाला फीलिंग है ना, तो उसमें जब सामने वाला आपको अलाउ कर रहा है अंदर आने के लिए, तो आपको भी उसको स्पेस देना पड़ता है. उसे वीक होना नहीं कहते. और मैं तो कह रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि यू नो, मेरे हस्बैंड हमेशा ये बात बोलते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल है, बहुत प्रैक्टिकल फीमेल है, विच इज़ देयर. आई मीन इमोशनल. अब शायद मैं बोल सकती हूँ, व्हेन आई बिकेम मदर, आई बिकेम लिटिल बिट इमोशनल, मोर इमोशनल, बट आई एम वेरी प्रैक्टिकल फीमेल. तो अमित इज़ लाइक कि मुझे ना, जैसे कहते हैं ना, मतलब बहुत छोटी सी चीज़ शेयर कर रही हूँ कि कोई डब्बा खोलना है या कोई कुछ कर लूँगी, बट कभी कभी खोल दो, खुल नहीं रहा, तो उन्हें पता है कि वो खुल जाएगा, बट वो समटाइम्स, तो जस्ट कि आप किसी को अलाउ कर रहे हो दैट, यू नो, दैट पर्सन इज शेयरिंग दैट हैप्पीनेस एंड दैट स्पेस विद यू. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट. तो इस इतना होना को वीक होना नहीं कहते. और अगर वो आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करने आ रहे हैं, या आपके लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, आपके लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, वो अपनी लव लैंग्वेज दिखा रहे हैं. तो वो लव लैंग्वेज जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें बाद में काम आएगी. फिर कभी आएगा कि आप, यू विल गो टू द एयरपोर्ट एंड सरप्राइज हिम कि आज मैं आ गई, बाहर निकलो, मैं खड़ी हूँ, लेने के लिए आई हूँ, रात के 2 बजे, 1 बजे, या सुबह के 12 बजे. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये, इसको वीक होना नहीं कहते, थोड़ा बहुत चलता है, ये कह सकते हैं. ये मैं बहुत सारी विमेन में अब अपने साथ की जो मेरे पास जो क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे जो भी प्रोफेशनल अब कोर्स में है या जॉब कर रहे हैं, वो हमेशा से ना, उनको एक तो अगर आप बड़ी बेटी रहे हो घर पे, नेचुरली आपको मस्कुलिन वाइब्स आती हैं कि आई कैन डू इट ऑल. तो बहुत सारे विमेन उसमें स्टक रहते हैं. और फिर जब अगर हमारी कभी बात सुनते हैं, मैं कहती हूँ सेल्फ लव होना चाहिए आप में, यू बिकम इंडिपेंडेंट, सो दे फाइंड इट हार्ड टू जेल इन टू अ रिलेशनशिप नाउ. क्योंकि उन्हें लगता है जब सब कुछ मैं कर सकती हूँ, सो वाई दिस पर्सन. तो अगर ये वाइब हम में आती रहती है ना, तो सिमिलर काइंड ऑफ पार्टनर वी कीप ऑन अट्रैक्टिंग, कि जो आपको भाव ही नहीं दे रहा है, आप यही सोचे जा रहे हो. एक्चुअली सो आई समहाउ अलाउड इट. पहले मैं बहुत रेजिस्ट करती थी क्योंकि मेरे लिए नॉर्मल नहीं था. हाँ. मतलब इतना
प्यार रिसीव करने की आदत ही नहीं थी मुझे. मैं हर बात में ऐसे रोने लग जाती थी. कोई मेरे लिए थोड़ा छोटा सा जेस्चर किया, आई यूज्ड टू क्राई इट. Eventually in a year मतलब I got normal with it कि okay this all normal. How does it feel to be in love? तो अब वो normal लगती है चीज़. तो हम जैसे ना हम law of attraction में या सारी चीज़ों में जब हम manifestation सब पढ़ते हैं तो हम self की बहुत बात करते हैं, that you should be self reliant, self sufficient, you should have self love, you should love people selflessly. पर रिश्तों में क्या सही में selfless कुछ होता है? क्योंकि हमने देखा है ना अपनी मम्मी को selfless होते हुए कि उन्हें भी भूख है और 2 रोटी का आटा है तो कहेंगे तुम खा लो पहले, मेरे को तो भूख ही नहीं है, या थोड़ा सा है तो तुम खा लो पहले. हाँ. तो हमने उन्हें सेल्फलेस होते हुए देखा. तो हम माँ को डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं, त्याग की मूर्त, दूसरों के लिए ज़्यादा कर रही हैं. पर अगर मैं खुद को वहाँ रख के देखूँ तो क्या मैं वो इंसान बनना चाहूँगी? तो मैं नहीं बनना चाहूँगी शायद, क्योंकि मैंने शादी से पहले ही अपने पार्टनर को बोला था कि मेरे को मेरी खुशी पहले इंपॉर्टेंट है. Yes. क्योंकि अगर मैं खुश रहूँगी तो देखो मैं आपको और घर में सबको खुश रख पाऊंगी, और अगर मैं ही खुश नहीं हूँ तो फिर तो हो गया काम. Correct. तो ये जो हमारा सेल्फलेस हो जाने का कॉन्सेप्ट है और मेरे को अपने सेल्फ लव पे, मैं अपने पे ज़्यादा ध्यान दूंगी तो इज़ इट सेल्फिश? तो ये दोनों थोड़े कॉन्ट्रोडिक्टरी पॉइंट नहीं है क्या कि हमें सेल्फलेसली प्यार करना चाहिए, खुद का भी देखना है हमें? इट्स डिफ़िकल्ट, नो डाउट अबाउट इट, बट हमें ही समझना है कि सेल्फ लव बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इसलिए कि हमने एक्चुअली जो हमारी कंडीशनिंग हुई, सोशल कंडीशनिंग हुई, वो हमारे पेरेंट्स को देख के, हमारी मदर्स को देख के स्पेशली हुई. तो हमने उसमें देखा क्या कि सेल्फलेस होके उन्होंने पूरे परिवार के लिए किया, फादर के लिए किया, बच्चों के लिए किया, सब कुछ किया. लेकिन हमें ये समझ में आ गया जब हमने उन्हें अकेले में देखा, जब उनसे बातें करी, तो हमें समझ में आ गया कि इन्होंने बहुत इमोशंस को अपने दबाया, अपनी बात, अपने दिल की बात कभी खुल के नहीं करी. तो हमने ये समझ लिया कि ये तो हम नहीं होने वाले, ऐसी लाइफ तो हमें बिल्कुल नहीं जीनी है. नाउ वी अंडरस्टूड. अब इसमें बैलेंस कैसे करना है? पहला तो ये ज़रूरी क्यों है, किसी भी, जैसे हम बोलते हैं ना कि लेट्स से आपके पास फ़ोन है, ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है जब फ़ोन हैंग करने लगता है, परेशान करने लगता है, हैंग करने लगता है, चार्ज नहीं होता ठीक से, ड्रेन बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है. आप क्या करते हो? फ़ोन खाली करते हो, उसकी ऐप्स डिलीट करते हो, उसके फोल्डर्स डिलीट करते हो, उसके गाने डिलीट करते हो, वीडियो डिलीट करते हो, ऑडियो डिलीट करते हो, फोटोज़ डिलीट करते हो, सब कुछ करते हो, उसको वापस से अपडेट करते हो. अब वो अच्छे से चल रहा है, ठीक है. वो सेल्फ लव ना वही है. तो जब रिचार्ज होकर अच्छी परफॉर्मेंस देता है ना फ़ोन, तो जब आप सेल्फ लव के लिए टाइम निकालते हो, अपने लिए टाइम निकालते हो एक रिश्ते में, आप बेसिकली रिचार्ज होते हो. और जब आप रिचार्ज होके वापस रिलेशनशिप में जाते हो ना, तो उसका स्पार्क बहुत अलग होता है. इसलिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है. अब वो सेल्फलेस है होके कैसे रह के नहीं करना है, बेसिकली कि हमें ये समझना है कि ना, पहला तो सेल्फ लव सेल्फिश होना बिल्कुल भी नहीं है. ये वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड. और सेल्फ लव का मतलब है, या सेल्फलेस होके नहीं करना है, इसका हमें ये पॉइंट समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं. अब ज़रूरी नहीं है हर बार 100 में से 100 करना है या 10 में से 10 करना है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. जैसे मैं बोलती हूँ फॉर एग्जाम्पल कि आई हैव अ टॉडलर, मुझे उसको फीड कराना होता है, खाने का उसका फिक्स टाइम है कि उसको इतने बजे खाना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे खाना है. अब बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे भूख पहले लगी है. अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं खिलाऊं उसको. अब क्या होगा, टॉडलर टेक्स अ टाइम, 45 मिनट्स नॉर्मल खाना खाने में, पूरे घर में घूमना पड़ता है, पीछे 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 1000 स्टोरियाँ सुनानी पड़ती हैं, 1000 तरह के एक्सप्रेशंस देने होते हैं, तब जाके उनका एक टाइम का मील फिनिश होता है. 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स. अब उसमें मैं इरिटेट फील कर रही हूँ बिकॉज आई एम ऑलरेडी हंग्री. मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ, मैंने 5 मिनट का भी ब्रेक नहीं लिया, और अब मुझे इसे खाना खिलाना पड़ रहा है और मैं खुद से भूखी हूँ. 5 बार मैं उसे खाना खिलाऊंगी, बट शायद 6 या 7 बार मैं खुद पहले खाऊंगी. क्योंकि अगर मैं खुद पहले खा रही हूँ, आई एम काम नाउ, आई एम रिलैक्सड, आई एम फुल, यू नो, आई हैव अ हैप्पी फीलिंग इन माई स्टमक, आई हैव अ हैप्पी इमोशंस. अब उस हैप्पी इमोशंस के साथ जब मैं उसको खिलाऊंगी, वो 40 मिनट्स की जगह 45 ले ले, 1 आवर ले ले, आई हैव नो इशू. तो बेसिकली जो सेल्फ लव होता है ना, ये हमें रिचार्ज कर देता है रिलेशनशिप्स में वापस आने के लिए. ये बहुत ज़रूरी है. अब मुश्किल कहाँ होता है, जब हमारे रिलेशनशिप लाइक मदर इन लॉ के लिए करना है, फादर के लिए करना है, या हस्बैंड के लिए करना है, तब लगता है कि कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ है. वहाँ भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा. ज़रूरी नहीं है कि हर त्यौहार पे पसंद का खाना उनके ही बनेगा. आप बना लो, अपनी पसंद का बनवा लो. खुद बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है. अगर आपको बाहर से ऑर्डर करना है, मेड से बनवाना है, हाउस हेल्प से बनवाना है, आप वो कर लीजिए. आपके बर्थडे पे क्या सेलिब्रेट होगा, ये आप डिसाइड करोगे, एंड यू हैव फुल राइट एंड फुल चॉइस. आपके बर्थडे पे आपके ही रिश्तेदार आएंगे, आप ही किचन में लगे होके खाना बनाओगे, फिर आप ही सर्व करोगे, और उनके जाने के बाद आप ही किचन साफ करोगे. ऐसा बर्थडे मुझे नहीं चाहिए. आई एम वेरी क्लियर विद दैट, राइट. तो ये हमें समझना है. अब सेल्फलेस होके सेल्फ लव क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पार्टनर के लिए आज मैंने कोई स्पेशल डिश बनानी है,
लेट्स से ही लव्स आलू पराठा, और आलू पराठा सुन के अमित के कान, आँख, नाक, कान सब खड़े होंगे बिकॉज ही लव्स आलू पराठा, ठीक है. सो लेट्स से आलू पराठा पसंद है. नाउ यूल मेक आलू पराठा फॉर हिम बिकॉज यू लव हिम, और एक लव लैंग्वेज के रूप में आप उनको शो कर रहे हो. बट यू विल नॉट मिस योर योगा क्लास, सिंपल, राइट. यू विल नॉट मिस योर हेल्दी डाइट, ठीक है. अगर आप एक डाइट प्लान पे चल रहे हो, कुछ हो रहे हो, दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव. तो आपने सेल्फलेस होके आपने वहाँ भी कर दिया, लेकिन आपने अपना कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. कि आपने अपनी योगा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, अपना जिम कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, और लेट्स से आपने अपना काम कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया. मतलब ये बहुत फ़नी, आई हैव बहुत सारी फ़नी स्टोरीज, बट जिसमें से एक बताती हूँ कि आई डिड धूला दर्शन लाइक एनीथिंग बिफोर आई गॉट मैरिड टू अमित. मैंने इतना धूला दर्शन किया ना लाइफ में, एवरी संडे, मतलब पकौड़े बनाओ, घर साफ करो. माई सिबलिंग्स यूज टू हेट मी कि ये क्या, मतलब क्योंकि वो घर से बाहर नहीं जा सकते, उन्हें ही सफाई करनी है, उन्हें ही डस्टिंग करनी है, उन्हें घर साफ करना, सब कुछ करना है. सो दे यूज टू लाइक इरिटेट अ लॉट, बहुत ज़्यादा. तो मैंने ये धूला दर्शन बहुत ज़्यादा किया है. तो एक बार ऐसा हुआ, एंड दिस इज़ नॉट एक बार, 2-3 बार ऐसा हुआ दैट आई यूज टू टेक क्लासेस. मेरा कॉलेज चल रहा है, क्लासेस चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि लिटरली, अच्छा जब आपके लड़के वाले घर देखने आते हैं, ठीक है, तो उस दिन का माहौल कैसा होता है. घर में खाना बन रहा है, अच्छे पकवान बन रहे हैं, सब कुछ, आप अच्छे से रेडी होके सुंदर बिल्कुल ऊपर से नीचे, एंड देन यू आर रेडी एंड यू आर वेटिंग. नाउ दैट इज द नॉर्मल सिनेरियो ऑफ एवरी फैमिली, ये नॉर्मल है. मेरा क्या होता था, दे यूज टू वेट फॉर मी कि ये कब आएगी. लड़के वाले बैठे हैं, लड़के का खानदान बैठा है, सब बैठा है, एंड माई फादर इज लाइक फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन, कब आएगी, कब आएगी. बट आई वॉज वेरी क्लियर कि कहा तो था आपसे मेरी क्लास है, आपने टाइम मुझसे बिना पूछ के रखा. आई एम नॉट सेइंग कि मैं मिलूंगी नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट करूंगी और मैं आके मिलूंगी नहीं, या मैं आऊंगी ही नहीं घर, मैं ये नहीं बोल रही. बट क्या आपने मुझसे पूछ के टाइम सेट किया, क्योंकि आपको पता है एवरी संडे एवरी सैटरडे मेरी क्लासेस होती हैं. तो ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि लिटरली फैमिली बैठी है, लड़का मेरा वेट कर रहा है, लड़के की फैमिली मेरा वेट कर रही है, और मैं मज़े से स्कूटी चलाती हुई घर वापस आ रही हूँ कि ओके ठीक है, अब मिलके बैठ के बात करते हैं. सो आपके लिए आपका काम इंपॉर्टेंट है, वो आपको इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा. आपके लिए सेल्फ लव इंपॉर्टेंट है, सेल्फलेस होके भी काम करना है, लेकिन अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, अपनी चीज़ों को इतना भी अंदर नहीं दबा लेना कि एक दिन खुद से सवाल करो, मैं हूँ कौन, मेरा वजूद क्या है. मैं तो ऐसी नहीं थी, मैं तो कुछ और थी. आई वॉज नॉट लाइक दिस, आई एम नॉट दिस पर्सन, आई यूज टू बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. तो प्यार में इतने नहीं चले जाओ नीचे कि वापस ऊपर आना मुश्किल हो जाए. लेकिन जब आप सेल्फ लव करते हो, जैसे मैंने कहा, आप रिचार्ज हो जाते हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे आप 10 मिनट का टाइम निकालिए, 10 मिनट्स वॉक कीजिए, अपनी फेवरेट गाना सुनिए, अपनी पसंद का खाना बनाइए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए, जो मर्जी कीजिए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे कनेक्ट कर पा रही हूँ क्योंकि मैं करती हूँ ऐसी चीज़ें, है ना? इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है कि Yes. आपको बाउंड्री सेट करनी है, Yes. और कि हाँ मैं यहाँ आऊँगी, बट मैंने पहले बता रखा था कि मेरा ये काम है, तो मैं Yes. इसके बाद आ पाऊँगी, इसके बाद ज्वाइन कर पाऊँगी. वेरी ट्रू. ये मैं करती हूँ काफ़ी. सेटिंग बाउंड्री विच यू हैव शेयर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. घर परिवार में तो थोड़ा ना इंडियन ट्रेडिशन में, जैसे आप नया नया जब बाउंड्री सेट करना शुरू करते हो, तो पार्टनर तो और बाद में आता है. फर्स्ट योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, एंड देन इफ you're married, your in-laws. So they have some issue with you setting the boundary. तो अगर कोई बाउंड्री सेट करना सीख रहा है, तो पहले आप प्लीज़ उसे बताइए कि बाउंड्री सेट करना क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं टू सेट अ बाउंड्री, और अगर कोई उनसे थोड़ा शुरू में ऑफेंड हो रहा है, सो हाउ टू डील विद दैट. ओके, सो सेल्फ लव के लिए, सेल्फ वर्थ के लिए बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज होता क्या है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप प्यार में हैं और आप अब सिचुएशन में पहुंच चुके हैं कि आने वाले टाइम में आप कमिटेड भी हो रहे हैं और आप शादी भी कर रहे हैं, इस बारे में बात चल रही है. अगर आपने बाउंड्रीज आज सेट नहीं करी कुछ चीज़ों को लेके, तो वो कल को बहुत दिक्कत देने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला, जैसे आई वॉज वेरी क्लियर दैट व्हेन आई गॉट मैरिड, मेरा पहला और आखिरी शर्त, आई विल बी वर्किंग फीमेल. आई कैन नॉट सिट एट होम. मैं बैठ ही नहीं सकती, मतलब मुझे खुजली है काम करने की, मुझे कुछ होने लगता है अगर मैं काम नहीं करती हूँ. आई एम सुपर वर्कोहॉलिक फीमेल. सो आई वॉज वेरी क्लियर विद दैट. मेरे पास बहुत, जैसे मैंने कहा, मैंने धूला दर्शन बहुत किए, तो बहुत सारे रिश्ते आए. माई फादर वॉज वेरी क्लियर कि मेरे से पहले उन्होंने ये बाउंड्री सेट करी कि शील बी अ वर्किंग फीमेल, काम करेंगे वो, ठीक है, जो भी उनका अपना सर्कल होगा उसमें वो जाएंगे, फ्रेंड्स से भी मिलेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है, और अपनी पसंद का कोई बिजनेस शुरू करना होगा या कोई प्रोजेक्ट शुरू करना होगा, तो आई रियली वांट टू डू दैट. ये कुछ बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है. मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ जब चाहूँ जा सकूँ, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि आज ये है कल वो है. और जहाँ कहीं भी जाना होगा, पहले मेरा प्रेफरेंस मेरा काम होगा, जैसे आपने शेयर किया, उसके बाद मैं करूँगी. तो छोटी छोटी बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है. लेट
पार्टीज़ भी अभी कभी हुआ तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि कलीग्स हैं, जाना पड़ेगा, या आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपको अपनी टीम को पार्टी देनी है, अब आप बिजनेस चला रहे हो, आप अपनी टीम के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। तो वो सारी चीज़ें आप पहले से क्लैरिटी करते हो। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि पहले ही अगर आपने क्लियर नहीं करा तो बाद में जब वो सारी चीज़ें नहीं हो रही होती हैं तब आपको लगता है कि कहाँ फंस गए। ठीक है, तो वो सिचुएशन आने से पहले बाउंड्रीज सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से फाइनेंसिस की बाउंड्री, ठीक है, फाइनेंसिस कौन हैंडल करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये शादी के बाद नहीं, शादी के पहले का सवाल शादी है। के पहले लोग कैसे करें, उन्हें लगता है कि सामने वाला ऑफेंड हो जाएगा, हम नहीं पैसे की होगा। बात करेंगे तो हो सकता है और हो भी जाए, व्हाट एल्स, व्हाट नॉट, व्हाई नॉट बेसिकली। क्योंकि सी अंडरस्टैंड दिस, पहला ना हमें क्या समझना है जब हम पैसे की बात करते हैं, कोई भी सवाल की टाइमिंग होती है। कई बार हम ना बहुत इम्पेशेंट होकर पहली मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में हम ये बात कर जाते हैं। तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप 2 महीने में मिले हो या 15 बार मिले हो या 3-4 बार मिल गए, नाउ यू आर मेकिंग इन कॉन्वर्सेशन कि हम क्या बात कर सकते हैं या फाइनेंसिस पे कर सकते हैं। तो वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कहने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स से आप ये बोलते हो कि अच्छा ओके, आप जब आपने होने वाले लाइफ पार्टनर के साथ बैठते हो तो आप उससे बोलते हो कि अच्छा ओके, मैं ये सोचती हूँ कि मैं इमोशनली मैं ये सोचती हूँ कि मैं फाइनेंशियली इतना ग्रो करूँगी अगले आने 2 साल या 3 साल में। आपका क्या पॉइंट है, आपका क्या सोच है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। आपने बात की कि अच्छा आपका क्या नज़रिया है सेविंग्स को लेके, और एंड डोंट जज अ पर्सन व्हेन दे आंसर, बिकॉज एक का नज़रिया हो सकता है ज़िंदगी जीने का सेविंग, और एक का नज़रिया हो सकता है प्रेजेंट। राइट, प्रेजेंट इंजॉय करना है, मुझे सेविंग से कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये जानने की कोशिश कर सकते हो। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये चीज़ समझिए कि आप ये चीज़ शादी से पहले नहीं करेंगे तो आपकी नाव डूबेगी, 100% डूबेगी। बाद में आपको इतना खर्चा करता है तो हमने पूछा क्यों नहीं पहले, पूछा क्यों नहीं, एग्जैक्टली। अब ये समझना है ना, ये वो वाली बात हो गई कि 2 लोग एक बोट में सवार होने जा रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि पैडल कौन मारेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फाइनेंसिस को लेके बहुत क्लियर होना कि बाउंड्री की पहले से कि कहाँ क्या खर्च होगा, ये मैं संभालूंगी। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो, ये मैं देखो, आई टेक केयर ऑफ दिस, यू विल टेक केयर ऑफ दिस, वी विल टेक केयर ऑफ दिस। तो ये आप देखो, ये मैं देखूं, और लेट्स से एक म्यूचुअल फंड है हमने कहा हमारा। था कि अगर हम इतने ट्रिप करेंगे तो मैं चाहूंगी, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, मतलब आई नेवर वांटेड टू बी अ वाइफ जिसका पूरा हस्बैंड खर्चा कर रहा है और वो सिर्फ शी जस्ट बीइंग अ प्रिंसेस एंड जॉइनिंग, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। यस यस जिसके लिए वर्क कर रहा है, तो मैंने कहा मुझे अच्छा लगेगा इफ विल डच, यस। तो ये हमने पहले ही बात करके रखी। तो अभी ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहता कि फिर बाद में ऑकवर्डनेस होती है कि विल यू पे फॉर इट, विल आई पे फॉर इट, हु विल पे फॉर इट। एग्जैक्टली। तो ये क्लैरिटी बहुत, दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द बाउंड्री, राइट। और शादी के बाद जब हम इन बाउंड्रीज पे आते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है, थोड़ा उसमें बस मैं ये बोलूँगी थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़ा प्यार की ज़रूरत है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। फाउंडेशन बनने में टाइम लगता है, ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। अब जैसे व्हेन आई गॉट मैरिड, राइट, तो प्रथा वही है, पूरा यहाँ तक चलेगा। मेरे से तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये क्या बोल दिया मुझे। तो मुझे था तो कि कुछ ऐसा रिचुअल है, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे नहीं करना। सो 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, मैं संभाल रही हूँ, यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। देन आई थॉट कि अच्छा, वो होता है ना छोटा बच्चा, उसे पता होता है कि कौन सी बात कौन से पेरेंट के पास जाके समझानी। सो आई वाज लाइक, मदर इन लॉ के पास जाओ, नहीं डांट पड़ सकती है, छोड़ो। सो आई वेंट टू माई फादर इन लॉ एंड मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा पापा आपसे बात करनी है। तो सर क्या हुआ, मैंने कहा ये ना मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसी हुई नहीं, मतलब ये क्यों करना है। तो सर वो रिस्पेक्ट के लिए करते हैं, बड़ों की इज्जत के लिए करते हैं। आई सेड क्या इसी से रिस्पेक्ट आएगा? नहीं, मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे लिए ना सिर्फ रिस्पेक्ट के मायने ये नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो रिस्पेक्ट के अंडर आती हैं। बट आप ये समझो कि इसमें मैं नहीं हूँ, ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, और दिखावा मैं बहुत दिन तक कर नहीं पाऊंगी। तो बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स हो, झगड़े हो, बेटर है आप आज मुझे परमिशन दे दो। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, ठीक है, जब फिर हमसे मिलने आया करोगी ना, इस तरफ आओगी या जब आप एंटर करोगे तब सर पे रख लिया करना, तो लोगों को लगना चाहिए कि नारायण सिंह की बहू आ रही है। मैंने कहा डन। सो ठीक है, मैंने अपनी तो That's like finding a midway. यू हैव टू फाइंड अ मिडवे। अब वो तरीका होता है। अब हमसे ना क्या होता है कई बार कि हम अपने पेरेंट्स से जाके तो कोई भी भाषा में किसी भी तरीके से बात कर लेते हैं, बट जब हम इन लॉज के पास जाते हैं तो हम थोड़े झिझकते हैं। ठीक है, हार्ड कन्वर्सेशन है, हार्ड कॉन्वर्सेशन कैसे कर लिया आपने, आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट। थैंक यू। सो अरे मैं तो बहुत, मतलब ये तो दिस इज वन ऑफ द स्टोरी, मैं तो कितनी चीज़ें अपनी मनवाई हैं उनसे। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि वो पेशेंस के साथ, प्यार के साथ, एंड कभी कभी ट्राई मारने की ज़रूरत है कि आप मम्मी को भी ऐसे कोहनी करके 4 चीज़ों के लिए मनाते हो ना, तो 2 चीज़ों के लिए मदर इन लॉ को भी कोहनी करके मना लो, एक हग करके मना लो। थोड़ा सा मुश्किल है बट ट्राई करके देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये बाउंड्री सेट कर लेते हो तो उसके बाद आप हैप्पीली फिर अपनी फैमिली के साथ जी पाते हो। कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, इट्स ओके, समझाओ,
टाइम लगेगा, बट एक वक्त आने की बजाय कि वो लेवल आना कि मैं हूँ कौन, उस लेवल से आने से बेटर है कि आप स्टार्टिंग में ही अपने बाउंड्री सेट कर लो. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब हम लास्ट की तरफ चल रहे हैं. मुझे उसमें एक क्वेश्चन है. मैंने आपके बहुत वीडियोस में देखा है कि रिश्तों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कम्युनिकेट. बात करो, हार्ड कन्वर्सेशन करो, बात करो. बट बात होती है दो लोगों के बीच में. तो जब एक बात कर रहा है और सामने अगर हम किसी ऐसे से बात कर रहे हैं, किसी ऐसे इंसान से जिससे जब हम बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो फर्स्ट उन्हें ऐसा लगता है कि हम उनकी बात काट रहे हैं शायद, या उन्हें ब्लेम कर रहे हैं. And instead of understanding where we are coming from, what we are trying to say, all they feel the need to be defensive. नहीं, ऐसा नहीं, और वो डिफेंसिव हो जाते हैं, तो वो कन्वर्सेशन नहीं होगा. सो आई ट्राइड हैविंग फ्यू कन्वर्सेशन. ये कई बार हमारा पेरेंट्स के साथ होता है, इन लॉज के साथ हो गया, पार्टनर के साथ हो गया. अब हम बोल रहे हैं, उन तक नहीं पहुंच रहा है, वो कुछ और ही समझ रहे हैं, वो डिफेंसिव हो रहे हैं. सो हाउ टू डू द कन्वर्सेशन इन दैट केस? हम कभी बात ही नहीं कर पाएंगे ना ऐसे. पेरेंट्स इतनी ज़्यादा जबान मत चलाओ, तुम ज़्यादा समझदार हो गए हो, तुम हमें समझाओगे. सो इट्स हार्ड टू डू द कन्वर्सेशन. इंडियन फैमिलीज आर नॉट रेडी फॉर इट, दे आर नॉट यूज्ड टू ऑफ इट. क्या करें अब हम, कैसे करें कन्वर्सेशन? जैसे हम बोलते हैं ना कि छोटे बच्चे को जब कोई टॉय चाहिए होता है ना, तो उसके वे अलग अलग वेज निकाल के और पता है कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो वो कर लेता है. सिमिलरली हमें क्या समझना ना, हमें भी क्या समझने की ज़रूरत है कि कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन जिसे हम बेसिकली बोल रहे हैं, इसके भी तरीके अलग अलग हैं. ठीक है, एक तो इसका टाइमिंग बहुत बहुत सॉलिड है, तो वो बहुत ध्यान रखना है कि किस टाइम पे आप कौन सी बात कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब कई बार फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कोई बात बोलनी है, मैं भरी बैठी हूँ सुबह से, राइट, एंड माय पार्टनर लाइक होल डे ऑफिस, बॉस की झिकझिक झैं यू नो एक्सेल शीट प्रेजेंटेशन ब्ला ब्ला ब्ला, एंड ही इज़ वेरी टायर्ड, ही जस्ट एंटर्ड एंड आई लाइक शाउटेड लाइक एनीथिंग. मैं पूरा राशन पानी लेके चढ़ गई हूँ और उसके बाद मैं अपनी बात कम्युनिकेट कर रही हूँ. दैट पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड. ठीक है, वो किसी इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहा है. ठीक है, कुछ तो हुआ है जो मे बी वो शेयर नहीं कर रहा है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें उसकी हुई हैं, या फीमेल लेट्स से, क्योंकि हम अगर जेंडर बायस नहीं है, हम दोनों की बात कर रहे हैं, तो जो सामने वाला पार्टनर है वो किसी तो मेंटल इशू से जा रहा है, या कोई ट्रॉमा है, या कोई गिल्ट है, या कुछ उससे ऐसा हो गया है, या उसके साथ कुछ ऐसा हो गया है, तो वो सिचुएशन नहीं है उससे बात करने की. तो पहले तो हमें वो टाइमिंग समझनी है कि हम किस टाइम पे बात करें. दूसरा, कम्युनिकेशन के भी तरीके अलग अलग हो सकते हैं. राइट, ब्लेम, जैसे आपने बोला ना, हम ब्लेम, उसको लगता है कि हम ब्लेम कर रहे हैं. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने पार्टनर से बोल रही हूँ कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तो वो ना वहीं चैप्टर क्लोज उठेगा और चला जाएगा. तो वो हमें समझना है, रादर देन अच्छा मुझे क्या लगता है ना, हम इसको ऐसे करेंगे ना तो ये ज़्यादा अच्छे से होगा. अच्छा मुझे ऐसा फील हुआ है, क्या आपको भी फील हुआ, हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, दिस कैन बी दैट. तो जैसे ही आप ब्लेम गेम पे चलते हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसे हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, जहाँ ये तुम आ जाता है वहाँ सिचुएशन ख़राब हो जाती है. जहाँ आई आ जाता है कि मुझे ऐसा लगता है और मैं ऐसा सोचती हूँ, तो वो वाला पार्ट थोड़ा सा वो हो जाता है. सेकेंड इज़ कि फिर तरीके ढूंढो कम्युनिकेशन के. जैसे कहते हैं ना कि लोगों को सॉरी बोलना बहुत ईगो पे लगता है, बहुत टफ काम लगता है कि सॉरी बोलना, इट्स रियली टफ. बोलना टफ है, लिख के दे दो. सिंपल, आई मीन उसके यू नो फर्स्ट कप ऑफ चाय इन द मॉर्निंग, साथ में लिख के एक नोट थैंक यू लिख के एक हार्ट बना के लिख दो ना. बोलने की भी जरूरत नहीं, कर लेंगे. मेरे लिए भी थोड़ा टफ है. मैं I'm not able to apologize first in the conversation ever with anyone. Still working on it. That's okay. But कहते हैं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि टफ है. I understand. It's not easy at all. But उसका तरीका क्या हो सकता है? मैंने कहा एक सॉरी नोट लिख दो. एक तो मैंने ये किया, मैंने फिर मैसेज किया. मैं मुंह से नहीं बोल पा रही तो मैं मैसेज कर देती हूँ. That's also fine. कि आप नोट लिख दो, आप मैसेज कर दो. आपको लग रहा है कि कोई गाना आ रहा है, कर दो ना वॉल्यूम तेज, तो आ जाएगा समझ सामने वाले को. तो ये फाइंडिंग्स हैं. ठीक है, एक चाय का कप बना दिया या कोई फेवरेट चीज़ बना दी उनके लिए कि उनकी फेवरेट है, आ जाएंगे तो मिल जाए, क्योंकि सुबह बहुत झगड़ा होके यू नो ही और शी लेफ्ट फॉर द ऑफिस. तो कम्युनिकेशन के भी तरीके हैं. और कई बार एक बार चीज़ नहीं समझ में आती. ऐसा बहुत बार होता है कि एक बार नहीं समझ में आती, आप बोलो जब तक समझ में नहीं आएगी. आपको क्या लगता है, अगर मेरे को वो रखने वाला नहीं समझ में आता कि मुझे सर पे वो रखना है या यहाँ तक घूंघट करना है, तो मैं उसे बार बार बोलती, क्योंकि मैं उसमें जी ही नहीं सकती थी. वो मुझे सफोकेट कर रहा था, वो मुझे परेशान कर रहा था बेसिकली. उस परेशानी के साथ मैं कितने साल जी लेती. तो दैट वाज वेरी क्लियर. बट हाँ, वो सामने वाले को तरीका क्या हो, टाइमिंग क्या हो, वो थोड़ा सा चलेगा. और ब्लेम गेम के बिना. एंड जब वो फिर बोले तो बिना जजमेंट के सुनो भी, बात काटो मत. वे आर लाइक वो हो जाते हैं ना, नहीं बट तुम समझ नहीं रहे. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन मैनी पीपल, जैसे
सेमिनार्स होते हैं या वर्कशॉप होते हैं या डीएम आते हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं उनको बोलती हूँ एक लेटर लिखो, ग्रैटिट्यूड लेटर लिखो अपने पार्टनर को, एंड अप्रिसिएशन लेटर लिखो कि आपने जो कुछ भी किया, आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी थैंकफुल कि आप मेरे लिए ये करते हो वो करते हो, राइट अ ब्यूटिफुल ग्रैटिट्यूड नोट। तो एक ने लिखा और मेरे से शेयर भी किया, सर आई एम शेयरिंग विद यू बिकॉज ये पर्सनल है बट आई रियली वांट टू शो यू कि क्या लिया। तो उसमें रियली लिखा कि हाय माय लव, नाम अपने हस्बैंड का, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस, यू हैव डन सो मच फॉर मी, यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग दिस बट के बाद की जो लिस्ट थी, बट के बाद की जो लिस्ट थी वो बहुत बड़ी थी। व्हेन यू आर अप्रिशिएटिंग देन ओनली अप्रिशिएट, व्हेन यू आर गिविंग थैंक यू जस्ट बी थैंकफुल। उसमें इफ बट ओके थैंक यू कुछ नहीं होना चाहिए। जब आप किसी को ग्रेटफुल होना किसी के लिए तो बी ग्रेटफुल, तो वो आपका जो वो नोट होना चाहिए ना उसमें फिर सिर्फ उसकी अप्रिसिएशन या उसके लिए ग्रेटफुल होना, उसमें कोई भी कॉम्बिनेशन आप जोड़ो नहीं। तो जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो पहला तो हमें ये समझना है, वो जैसे हम हमेशा शेयर करते हैं कि सबकी ना लव लैंग्वेजेस अलग है। अब अगर आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज खाना है, ठीक है, तो खाना इज़ द बेस्ट पार्ट, कि अच्छा सा बनाओ उनके लिए, उनके फेवरेट बनाओ, एंड जस्ट खाते खाते ही इज़ एंजॉइंग, यूर एंजॉइंग, जस्ट टॉक। इसके अलावा कोई लव लैंग्वेज, उनको गिफ्ट्स कहते हैं, गिफ्ट इज़ वन ऑफ द लव लैंग्वेज, एक्ट ऑफ सर्विस इज़ वन ऑफ द लव लैंग्वेज। आप उसको धीरे धीरे हेल्प कर रहे हो, कुछ अच्छा मैं क्या सोच रही थी ना, ऐसा ऐसा करें क्या ऐसा, तो यू शुड नो कि वो कैसे आना चाहिए। जब आप धीरे धीरे सीख जाते हो तो चीज़ें काम करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी करके practice, it'll take a lot of efforts and years of practice. Yeah, it's okay. It's okay. If you really want to, अगर आपको सच में अपना रिलेशनशिप ठीक करना है, and you really want to grow in the relationship together, you need to practice that. It's very important. आज नहीं समझ में आ रहा होगा, कल इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो बेटर है आज ही धीरे 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 करके, ताकि कल इतना बड़ा कोई इशू हो ही ना। बिकॉज जैसे हम कहते हैं ना कि बीमार होके जिम जाने से अच्छा है आज चले जाओ, आज से थोड़ा थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दे लो, बिकॉज ऐसा ना हो कि एक इतना तबीयत ख़राब हो जाए कि आपसे फिर ना आप इधर के रहो ना आप उधर के रहो। तो ज़रूरी नहीं है कि फ़िटनेस जर्नी या इस जर्नी में तभी जाना है जब आप फिट नहीं हो, जब आप फिट हो बिल्कुल सही हो तब भी कर लो, अच्छा है, ताकि आगे दिक्कत ना हो। इट्स डिफ़िकल्ट बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर्ट सीख ली ना आपने कि अपनी बात आपको कैसे करनी है, देन आप दुनिया जीत लोगे, सीरियसली। क्योंकि कई बार हम क्या कहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, हमने कैसे कहा। टोन, यस, टोन पे तो मतलब मैंने काफी बार सीखा है मैंने, टोन पे कहते हो टोन कैसे कहा, ये ऐसी टोन में नहीं बोलना था। सो आई वर्कड ऑन इट, got better with time. So yeah, relationship takes a lot of work. Yes, टोन पे तो महायुद्ध हो जाते हैं। यस, एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि अगर आपके रिश्तों की खूबसूरती को आपको समझना है और आगे लेके चलना है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना होगा। एंड ट्रस्ट मी, ये छोटी छोटी ही हैं। हम क्या वेट करते हैं, बिग जेस्चर्स का वेट करते हैं। बिग जेस्चर्स कब आते हैं, साल में एक बार, बर्थडे आया एक बार, आप ग्रैंड पार्टी, ग्रैंड दिस, एनिवर्सरी कब आई, साल में एक बार। लेकिन जो छोटे छोटे जेस्चर्स है ना, थैंक यू बोलना, किसी को काम में हेल्प करना, अप्रिसिएशन वर्ड्स, मतलब नहीं आती हस्बैंड को देख के सीटी मारना तो एक्शन ही कर दो जब वो तैयार होकर घर से निकले, वाइफ के लिए कर दो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नहीं पता कि आपका एक थैंक यू, आपका एक आई लव यू, आपका एक सॉरी किसी का दिन बना सकता है और रिलेशनशिप बहुत अच्छे कर सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कितना अच्छा लग रहा था, सोच के अच्छा सा लग रहा है कि ऐसे करना चाहिए तो कितना अच्छा रहेगा। Okay, so you are practicing this from last 14-15 years now. Yes. Assisting people in relationship, उन्हें suggestions दे रहे हो, तो what as per you is one suggestion which beautifully changed or transformed somebody's relationship? तो वो क्या एक चीज़ होगी जो आप किसी को बताओगे? जैसे मैंने अभी बोला, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, ग्रैटिट्यूड। रिलेशनशिप में हम फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं हर रिश्ते को। माँ बाप हैं, कहाँ जाएंगे? पर किसी कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो क्या करें? वही बात अच्छी नहीं लग रही ना, इंसान अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि हम अगर जैसे एक फोल्डर है, आपके लैपटॉप में एक फोल्डर है, उसमें गाने हैं, कोई एक गाना अच्छा नहीं होगा ना, बाकी तो अच्छे होंगे, 2 गाने अच्छे नहीं होंगे, 5 गाने अच्छे नहीं होंगे। स्टकिंग ऑन दैट थिंग ना कि ये वाली चीज़ क्यों अच्छी नहीं है, तो हम उस पर कैसे, उसे कॉन्शियसली कैसे डील करें, उसे इग्नोर करें उस पार्ट को? हाँ, बिकॉज सी हमें ना हमेशा कहते हैं कि अगर आपको रिलेशनशिप हेल्दी रखना है तो आपको ना उसकी स्ट्रेंथ देखनी है, उसकी ब्यूटी देखनी है, उसका पॉजिटिव साइड देखना है। अगर आप हमेशा नेगेटिव साइड को पिन पॉइंट करते रहोगे ना तो फिर वो एक दिन खोखला हो जाएगा रिलेशनशिप। आपके बच्चे में 1000 खामियां, आपके बच्चे में 1000 इशू, 1000 प्रॉब्लम, लेकिन आप उसको ये नहीं बोलते, आप उसको कुछ गलत वर्ड्स नहीं बोलते, आप उसको गलत एफर्मेशंस नहीं देते, आप उसको हमेशा अच्छा बोलते हो, पॉजिटिव बोलते हो, और पॉजिटिव तरीके से आप उसको दुनिया देखना और बात करना सिखाते हो। सिमिलरली विद द रिलेशनशिप ऑल्सो, कि आप हमारे हर
रिलेशनशिप में फ्लॉज हैं, हर इंसान में फ्लॉज हैं, लेकिन उन फ्लॉज के साथ ही हमें आगे बढ़ना है. मैं अगर अपने पार्टनर में 4 फ्लॉज निकाल रही हूँ, मैं कितनी परफेक्ट हूँ, आई एम ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट पर्सन. सो फ्लॉज के साथ ही हमने एक्सेप्ट किया है, ठीक है. और मैंने जैसे कहा ह्यूमन फ्लॉज हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता, ये ठीक किए जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं. बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका रिलेशनशिप, तो ये टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहना चाहिए. हाँ, आई वॉज शेयरिंग दिस दैट ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वक्त के साथ उम्र के पड़ाव पे, अलग उम्र के पड़ाव पे, करियर के पड़ाव पे, या बहुत सारे पड़ाव ऐसे आते हैं हमारी रिलेशनशिप में, हमारी ज़िंदगी में, जिन पे हम अपने रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं. तो अपने रिश्तों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है. आपके पेरेंट्स हैं, स्पाउस है, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, पार्टनर है, ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर देम, बिकॉज आज वो हैं तो आप यहाँ पर हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यस, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग विद यू. सारी चीज़ें सुन के इतना अच्छा, इतना रिफ्रेशिंग लगा कि अगर कुछ बेसिक चीज़ें, एंड यू ब्यूटीफुली मेंशन इट, कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं. Yes. ये छोटी छोटी चीज़ें जब रोज़ 1 महीना 6 महीना होती हैं ना, बेकार हुई छोटी छोटी चीज़ें तो इसी से महायुद्ध हो जाते हैं. और यही अच्छी हुई, दिस कैन मेक योर लाइफ सो पीसफुल. एंड रिलेशनशिप्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैंने लास्ट जितने भी लोगों से वर्कशॉप में बात करी, मैं मिली, तो मैंने समझा कि जिनके रिश्ते अच्छे चल रहे हैं ना, उनका करियर भी अच्छा चल रहा है. फिर Yes. वो करियर में ग्रोथ कर पा रहे हैं, उनके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं. और जिनके रिश्ते ही फ्लॉट चल रहे हैं, वो हर दिन के साथ और परेशान होते जा रहे हैं. एंड रिलेशनशिप की ब्यूटी टेक्स योर एफर्ट. यस, सो अप्रिशिएट इट मोर. यस, थोड़ी चीज़ें इग्नोर कर दो यस, एंड बात करो प्लीज, एंड फाइंड डिफरेंट वेज टू कम्युनिकेट. यस, वेरी ट्रू. Thank you so much for being on the channel. Thank you so much. Honored to have you here. Thank you so इतनी सारी बातें सीखी, और मुझे लगता है कम्युनिकेशन डिजर्व्स अ डिफरेंट 1 hour पॉडकास्ट कि हम सिखाएं कि कैसे करें बात. Yes, क्योंकि बिल्कुल. ये हमें किसी ने कभी नहीं सिखाया है, और हम आज तक नहीं सीख पाए कब क्या बोलना है, किस टोन में किससे बोलना है, और यहाँ ये बिल्कुल नहीं बोलना था. Yes. सो थैंक यू सो मच. Thank you once again. Thank you so much. आई होप आपने इस पॉडकास्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी. क्या 3 चीज़ें आपको बेस्ट लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच. Thank you.